हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है नोवेल बाय एसपी चैनल में। यहाँ मैं नोवेल से रिलेटेड कहानियों एवं उपन्यासों को एक्सप्लेन करता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 588 दो तरह से विभाजन। विराट की मौजूदा टीम के लिए पॉइंट रैंकिंग में नंबर 1 बनने का लक्ष्य निश्चित रूप से एक समस्या थी। आखिरकार सेकिल की तुलना में उनके अंकों के बीच बहुत बड़ा अंतर था। विराट को अच्छी तरह पता था कि उनके बीच का बड़ा अंतर ऐसा नहीं था जिसे साधारण तरीकों से कम किया जा सके। इसलिए वे इस समय साधारण तरीकों का उपयोग करने में असमर्थ थे। ये बात सभी को पता थी कि ग्रेट स्पिरिचुअल एकेडमी टूर्नामेंट में शीर्ष 16 टीमों के पास सबसे ज्यादा अंक थे। आमतौर पर शीर्ष 16 टीमें टूर्नामेंट में सबसे मजबूत टीमों का प्रतिनिधित्व करती थीं। इस प्रकार बहुत कम टीमों ने शीर्ष 16 को अपना लक्ष्य बनाया। भाग लेने वाली अधिकांश टीमें उन टीमों की तलाश करेंगी जिन्हें वे अपनी ताकत के आधार पर अंक हासिल करने के लिए संभाल सकें। कुछ ही शीर्ष 16 को लक्ष्य बनाने का प्रयास करेंगी। वे जानते थे कि इसमें कुछ हद तक खतरा है और इसलिए उन्होंने उन शीर्ष टीमों पर निशाना नहीं साधा। अगर विराट सेकिल का पीछा करना चाहता था तो वह केवल जोखिम उठा सकता था और जीत की उम्मीद कर सकता था। नतीजतन उसने अपने लक्ष्य शीर्ष 16 टीमों पर रखे जो 8 के बाद रैंक की गई थी, शेन की टीम को एक तरफ रखते हुए। इसके अलावा विराट ने इस मिशन में निकिता के साथ सहयोग नहीं किया। उसने इसके लिए केवल शेन, विकास, सुषमा और पवन को ही साथ लिया। वह सपना को भी साथ नहीं लाया क्योंकि उसे एक अन्य कार्य के लिए उसकी और निकिता की आवश्यकता थी जिससे सेकिल के लिए परेशानी खड़ी हो सके। सेकिल को हराने के लिए उसे उन दोनों की जरूरत नहीं थी। अपनी ताकत और अपनी टीमों के समर्थन के आधार पर वे निश्चित रूप से सेकिल के लिए कुछ परेशानी पैदा कर सकते थे। कम से कम वे अंक हासिल करने की अपनी दक्षता को बहुत कम करने में सक्षम होंगे। आमतौर पर कहें तो ग्रेट स्पिरिचुअल एकेडमी टूर्नामेंट के इस दौर में उनका अलग होना बहुत समझदारी नहीं थी। आखिरकार वे दूसरी टीमों द्वारा निशाना बनाए जा सकते थे जिन्होंने टीम बनाई थी। हालांकि विराट को इस बात की चिंता नहीं थी क्योंकि उसे निकिता और सपना पर बहुत भरोसा था। उन दोनों के एकजुट होने से वे एक ऐसी ताकत बन गए थे जिसे वह भी नहीं हरा सकता था। इसलिए विराट को अपने मुकाबले उन दोनों पर अधिक भरोसा था। जहां तक अंक हासिल करने की बात है तो वह विराट की क्षमता पर निर्भर करेगा। मैदानी इलाकों में हिंसक आध्यात्मिक ऊर्जा फैल गई। आध्यात्मिक ऊर्जा के मार्ग में 1 दर्जन से ज्यादा आकृतियां थीं। ये स्पष्ट रूप से एक गिरोह था क्योंकि आसपास 20 से ज्यादा लोग थे। जहां तक उनके लक्ष्य की बात है तो ये स्वाभाविक रूप से वह टीम थी जो उनके घेरे में फंसी हुई थी। इस तथ्य के बावजूद कि संख्या की दृष्टि से वे नुकसान में थे, चौंकाने वाला तथ्य ये था कि जो समूह उन पर हमला कर रहा था वही धीरे धीरे हार रहा था। हवा का एक तेज विस्फोट हुआ और एक मानव आकृति रहस्यमयी ढंग से प्रकट हुई। उसने अपने हाथ में एक काला लंबा भाला पकड़ रखा था। भाले की नोक बहुत तेज थी, बाज की चोंच की तरह। आध्यात्मिक ऊर्जा के प्रवाह से अंतरिक्ष भी फट गया। उस आकृति के चारों ओर आध्यात्मिक ऊर्जा की शक्तिशाली लहरें थीं। वह बस घेरे में घुस गया था और हल्के भालों की चमक से संरचना को तोड़ दिया था। घेराव में शामिल समूह में अराजकता थी। चाहे उनके कप्तान ने कितनी भी कोशिश की हो, वे अपने हमलों को एकजुट करने में सक्षम नहीं थे। उस मानव आकृति ने लगातार उनका पीछा किया और कुछ ही मिनटों में घेरने वाली टीम के अधिकांश लोग उसके द्वारा घायल हो गए। अंत में एक दर्दनाक चीख सुनाई दी क्योंकि उनकी अकादमी पट्टिका जब्त कर ली गई थी। अरे अरे, क्या तुमने सोचा था कि तुम हमें, राक्षसी गेद आध्यात्मिक अकादमी को, सिर्फ इसलिए शिकार कर पाओगे क्योंकि तुम्हें मदद मिल गई? कितनी बेवकूफ़ी है। वह आकृति रुक गई जिससे उसका दुबला पतला और सिकुड़ा हुआ शरीर दिखाई दिया। यह एक युवा था जिसने काले कपड़े पहने हुए थे और उसकी 2 उदास आंखें थीं। उसकी नाक तीखी थी और वह बेरहमी से एक व्यक्ति को रौंद रहा था, इस हद तक कि उसकी लात से खून बहने लगा। हाँ हाँ बॉस, हमने 2000 अंक और प्राप्त कर लिए हैं। काले लबादे वाले उस युवक के पीछे से 4 आकृतियां उड़ती हुई आईं। वे अपनी अकादमी की पट्टिकाओं को देखते हुए मुस्कुराए। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम विराट को पकड़ पाएंगे जो 8वें स्थान पर है। विराट, हम, वह आदमी हाल ही में बहुत चर्चा में रहा है। जब काले कपड़े पहने उस युवक ने ये नाम सुना तो उसने ईर्ष्या से भरी आवाज में बात करते हुए ठंडी सांस ली। हे बॉस, आप उसकी तुलना में कमजोर नहीं हैं। बस इतना हुआ कि हमने उसका सामना नहीं किया, अन्यथा हम खुद देख लेते कि विराट कितना शक्तिशाली है। काले वस्त्र पहने व्यक्ति की बातें सुनकर 4 अन्य साथियों ने तुरंत प्रशंसा की। प्रशंसा सुनकर काले वस्त्र पहने युवक का चेहरा थोड़ा बेहतर हो गया। जैसे ही वह बोलने वाला था, अचानक उसकी नज़र बदल गई और उसने अपना सिर ऊपर उठाया, कुछ ही दूर पहाड़ी की ओर देखा। वहां कई आकृतियां थीं जो धीरे धीरे चमकती हुई दिखाई दे रही थीं। हाँ, चूंकि आप लोग गवाह बनना चाहते हैं तो क्यों न हम आज ही ऐसा करें। मैं, विराट, इसका बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ। पहाड़ी से एक स्पष्ट और उज्ज्वल हंसी गूंजी। एक दुबले पतले और लंबे कद का युवक डेमोनिक वल्चर स्पिरिचुअल एकेडमी की टीम के सामने आया। विराट,
उस नाम को सुनकर न केवल राक्षसी गिद्ध आध्यात्मिक अकादमी के 4 सदस्यों के चेहरे काफी बदल गए, बल्कि काले वस्त्र पहने युवक का मुंह भी थोड़ा कांपने लगा। विराट, हम हमेशा अपने काम से मतलब रखते हैं। अचानक यहाँ आकर तुम क्या करना चाह रहे हो? काले कपड़े पहने युवक ने भारी आवाज में कहा और उसकी आंखों में सतर्कता की चमक थी। स्पष्ट रूप से उसके सामने वाला व्यक्ति अच्छे इरादे से नहीं आया था। मैं सिर्फ कैप्टन जू याओ से अकादमी की पट्टिका उधार लेना चाहता हूँ। विराट ने हल्के से मुस्कुराते हुए अपने सामने काले लबादे वाले युवक को घूरा। उसके सामने खड़ी टीम कोई नामहीन नहीं थी। डेमोनिक वल्चर स्पिरिचुअल एकेडमी के कैप्टन जू याओ को 40,800 अंकों के साथ अंक रैंकिंग में 9वां स्थान मिला। राक्षसी गिद्ध आध्यात्मिक अकादमी की इस टीम ने जो सर्वोच्च रैंकिंग हासिल की थी वह 6ठा स्थान था। हालांकि बाद में जैसे जैसे प्रतियोगिता अधिक तीव्र होती गई, वे पीछे छूटने लगे और आज की स्थिति में 9वें स्थान पर आ गए। हालांकि इस टीम की ताकत बहुत ज्यादा थी। शेन की टीम ने पहले भी उनका सामना किया था और लड़ाई भी की थी। हालांकि वे उनसे कोई फायदा नहीं उठा पाए और उन्हें पीछे हटना पड़ा। स्पष्टतः ये टीम विराट द्वारा चुनी गई पहली शिकार थी। हाँ, तो आप हमारे पॉइंट्स के पीछे पड़े हैं। कैप्टन विराट, आपकी भूख बहुत ज्यादा है। जू याओ ने गुस्से से मुस्कुराते हुए कहा। वह नियमों को जानता था और जानता था कि शीर्ष 16 के लोग आमतौर पर एक दूसरे के साथ हस्तक्षेप नहीं करेंगे क्योंकि उनमें से प्रत्येक शक्तिशाली था। इस समय उनकी टीम से निपटने के लिए सिर्फ एक बड़ी कीमत चुकाना बिल्कुल नासमझी थी। इस प्रकार उसके दृष्टिकोण से विराट पॉइंट से अंधा हो गया था। विराट ने मुस्कुराते हुए कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि अपने कार्यों से बोलना चुना। उसने एक कदम आगे बढ़ाया और उसके शरीर की सतह पर काली रोशनी फूट पड़ी। उसकी छाती पर 7 बिजली के निशान उभरे और उसी समय उसके सिर से प्रकाश का एक लाल स्तंभ क्षितिज में ऊपर की ओर बढ़ा, जिसने एक विशालकाय राक्षसी स्तंभ का रूप ले लिया। विराट ने स्पष्ट रूप से अपना समय लेने का इरादा नहीं किया था क्योंकि उसने शुरू से ही अपने बिजली भगवान के शरीर को उसकी सीमाओं तक धकेल दिया था और उसने शुरू से ही महान मेरु राक्षसी स्तंभ को भी बुलाया था। उन्होंने इस लड़ाई को यथाशीघ्र समाप्त करने की योजना बनाई। जाना, विराट के चेहरे पर कोई भाव नहीं था क्योंकि वह बिजली की गति से अपने पैर की ठोकर से उड़ गया था। वह अपने सामने खाली हवा की ओर झुका क्योंकि महान मेरु राक्षसी स्तंभ आकाश से गिर गया था। स्तंभ द्वारा खींची गई एक बड़ी छाया जू याओ की टीम की ओर बढ़ रही थी। उनके पीछे शेन, विकास और उनकी टीम के बाकी सदस्यों ने भी अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को चरम सीमा तक पहुंचा दिया था और वे आगे बढ़ रहे थे। विराट की टीम की हत्या की मंशा की प्रचंड लहरों को देखकर जू याओ की टीम के चेहरे बेहद बदसूरत हो गए। इसके साथ ही इस क्षेत्र में पहले की तुलना में और भी अधिक प्रचंड आध्यात्मिक ऊर्जा का विस्फोट हुआ। जब युद्ध समाप्त हुआ तो मैदानों पर बड़ी बड़ी दरारें दिखाई देने लगी जो मकड़ी के जाले जैसी लग रही थीं। यह मनहूस दृश्य दिल दहलाने वाला था। विराट आसमान में खड़ा था क्योंकि उसके आसपास की बिजली पहले ही गायब हो चुकी थी। उसने हवा को पकड़ा क्योंकि एक अकादमी पट्टिका जू याओ की आस्तीन से बाहर निकलकर उसकी हथेली में आ गिरी जो जमीन पर दरारों में धंसी हुई थी। विराट ने उदासीनता से अकादमी पट्टिका से अंक ले लिए। एक पल में उनकी अकादमी पट्टिका में लगभग 60,000 अंक बढ़कर 80,000 हो गए। उनकी रैंकिंग भी बढ़ गई और वे 8वें स्थान से 6ठे स्थान पर पहुंच गए। इसके लिए धन्यवाद। विराट ने अकादमी पट्टिका को वापस जू याओ की ओर फेंक दिया और अपने हाथों को कप के आकार में मोड़कर उड़ गया। शेन और बाकी लोगों ने भी अपने आप को थोड़ा सा साफ किया और वे भी उसके पीछे चले गए। उन्हें उस स्थान पर पहुंचना था जहां उनका अगला शिकार था। जैसे ही विराट और उसकी टीम वहां से चली गई, जू याओ ने गुस्से से दहाड़ लगाए। ये दहाड़ किसी जानवर की दहाड़ जैसी थी। इसी समय विराट ने जू याओ को हराया। मध्य क्षेत्र में एक अन्य स्थान पर आकाश में कई आकृतियां खड़ी थीं। ये सेकिल की टीम थी। कप्तान, विराट की टीम के अंक अचानक बढ़ गए हैं। वे वर्तमान में 6ठे स्थान पर हैं। जयंत नाम के युवक ने अपनी भौहें सिकुड़ते हुए कहा। सेकिल की आंखें सिकुड़ गईं। उसने अपनी अकादमी पट्टिका निकाली और उसे बहुत देर तक देखा, फिर जवाब दिया। 9वें स्थान के जू याओ को अचानक शीर्ष 16 से बाहर कर दिया गया। विराट वास्तव में इस स्तर की टीम को निशाना बनाने के लिए इतना साहसी है, जयंत ने कहा। सेकिल की आंखें चमक उठीं और वह ठंडी मुस्कान के साथ बोला, लगता है वह अंक रैंकिंग में नंबर 1 बनने का लक्ष्य बना रहा है। वह कितना भोला है। तो फिर हमें क्या करना चाहिए? जयंत ने पूछा। हम शीर्ष 8 के बाद बिना किसी आरक्षण के टीमों को लक्षित करना शुरू कर देंगे। हम उन सभी को लक्षित करेंगे। सेकिल की ठंडी आवाज गूंजी। बहुत बढ़िया, जयंत मुस्कुराया। सेकिल ने अपना हाथ हिलाया और जब वह आगे बढ़ने वाला था तो उसकी आंखें सिकुड़ गईं, इससे पहले कि उसका हाथ पूरी तरह से नीचे की ओर हिल पाता। उसने धीरे से अपना सिर उठाया और देखा कि पहाड़ की चोटी से एक रोशनी निकल रही है। उसके बाद टीम के 2 नेता स्पष्ट रूप से उनकी नज़र में आ गए। निकिता, सपना। जब जयंत ने 2 परिचित आकृतियों को देखा तो उसका चेहरा तुरंत बदल गया। अब आप लोगों को अन्य टीमों को परेशान करने की ज़रूरत नहीं है।
निकिता ने शकील को देखते हुए हंसी। इसके बाद उसने युद्ध भाले पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए कहा, लेकिन फिर से, अगर आप लोग हमारे पास मौजूद बिंदुओं पर नजर रख रहे हैं तो आगे बढ़ो। हम देखेंगे कि कौन दूसरे को हरा पाता है। शकील का चेहरा धीरे धीरे बर्फ जैसा हो गया। विराट, क्या अच्छी रणनीति है। अध्याय 589 रैंक में तेजी से बढ़ने की कीमत चुकानी होगी। सिर्फ एक दिन में ही पॉइंट रैंकिंग में शीर्ष 16 में भारी बदलाव आ गया। जाहिर है, इसने इस विशाल मध्य क्षेत्र में हलचल मचा दी थी। उन्होंने महसूस किया कि उत्तरी स्वर्ग आध्यात्मिक अकादमी की एक टीम को छोड़कर, जो रैंक 8 के बाद शीर्ष 16 में थी, बाकी सभी को अंक रैंकिंग से बाहर कर दिया गया था। उनकी जगह लेने वाली टीमें शक्तिशाली थीं जो नई नई उभरी थीं। अगर यह सिर्फ एक या दो टीमें होतीं तो शायद बदलाव इतना ज्यादा ध्यान आकर्षित नहीं करता। आखिरकार ग्रेट स्पिरिचुअल एकेडमी टूर्नामेंट में अभी अंकों के लिए लड़ाई बहुत ज्यादा तीव्र थी, यहाँ तक कि उन शक्तिशाली टीमों को भी आसानी से नीचे खींचा जा सकता था। हालांकि जब सभी बदलाव एक ही समय पर होते हैं तो निस्संदेह आश्चर्य होता है, खासकर जब वे देखते हैं कि रैंक 8 पर मौजूद टीम पॉइंट रैंकिंग में भयानक गति से आगे बढ़ रही है। अंत में वह टीम रैंक 3 वुलिंग से आगे निकलने में कामयाब रही। जब वह टीम रैंक 3 पर मजबूती से खड़ी हो गई तो आश्चर्य की चीखें और भी भारी हो गईं। इस समय एक मंदबुद्धि व्यक्ति भी बता सकता है कि उन शक्तिशाली टीमों को क्यों बाहर कर दिया गया। इसका कारण वह था जिसका नाम हाल ही में ग्रेट स्पिरिचुअल एकेडमी टूर्नामेंट में फैल गया था, विराट। वह आदमी असामान्य है। वह एक दिन में इतनी सारी शक्तिशाली टीमों को कैसे हरा सकता है। क्या उसे डर नहीं था कि उसे अप्रत्याशित विफलता का सामना करना पड़ेगा। पूरा ग्रेट स्पिरिचुअल एकेडमी टूर्नामेंट शोरगुल से भरा हुआ था। यह उनकी कल्पना से परे था कि विराट इस हद तक पागल हो जाएगा, इस हद तक कि वह अपने लक्ष्य को उन शक्तिशाली टीमों पर डाल देगा। इसके अलावा भयावह तथ्य यह था कि वह सफल भी हुआ। सिर्फ एक दिन में विराट ने 7 टीमों को हरा दिया था, जिनमें द्वितीय श्रेणी के स्पिरिट डिजास्टर के विशेषज्ञ शामिल थे। इस उपलब्धि ने कई अन्य लोगों को अचंभित कर दिया क्योंकि उसके कार्य थोड़े पागलपन भरे थे। क्या विराट को यह डर नहीं था कि वे शक्तिशाली टीमें जीवन मरण का संघर्ष करेंगी जिसके परिणामस्वरूप उसकी हार होगी। इस वर्तमान स्थिति में जैसे ही विराट गंभीर रूप से घायल हुआ, कई शक्तिशाली टीमें उस पर निशाना साधने लगीं। ठीक यही कारण था कि शीर्ष 8 में शामिल टीमों ने उन टीमों पर हाथ नहीं डाला क्योंकि वे भी डरी हुई थीं। ये जानते हुए भी कि यह अंक प्राप्त करने का एक प्रभावी तरीका है, उन्होंने इसे आजमाने की हिम्मत नहीं की। हालांकि किसी ने यह उम्मीद नहीं की थी कि जिस विधि को आजमाने की हिम्मत उन्होंने नहीं की, उसे विराट ने आजमाया और वह सफल भी हुआ। एकाकी शिखर पर वुलिंग उस टीम को देख रहा था जिसने अकादमी पट्टिका पर उसे पीछे छोड़ दिया था और उसने असहाय होकर अपने होंठ एक तरफ कर लिए थे। विराट क्या करने की कोशिश कर रहा है। वह अचानक पागल क्यों हो गया। क्या वह शकील से नंबर 1 छीनने की कोशिश कर रहा है। वू यंगइंग, जो वुलिंग के पीछे थी, ने संदेह में कहा। यही उसका उद्देश्य होना चाहिए। वुलिंग मुस्कुराया। क्या आपने नहीं देखा कि शकील की टीम की दक्षता दर धीमी हो गई है। मैंने सुना है कि वे इस समय दबाव में हैं। निकिता और सपना ने शकील को बाधित करने के लिए हाथ मिलाया। हालांकि उनके लिए अपनी ताकत से शकील से छुटकारा पाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन अगर वे दोनों सिर्फ उसके लिए परेशानी खड़ी करने का इरादा रखते हैं तो शकील कुछ नहीं कर सकता। हाँ, वे विराट को समय देने की कोशिश कर रहे हैं। उन दोनों के बीच की दुश्मनी पूरी तरह से उजागर हो गई है। आध्यात्मिक मार्ग में शकील ने एक बार विराट के खिलाफ साजिश रची थी और इस बार विराट उसका बदला चुका रहा है। हालांकि विराट को एक दिन में इतनी सारी शक्तिशाली टीमों को चुनौती देने के लिए बहुत ज्यादा थकावट भी होनी चाहिए। अगर वह घायल हो जाता है तो दूसरी शक्तिशाली टीमें निश्चित रूप से उस पर नजर रखेगी। वू यंगइंग ने चिंतित होकर कहा। वह अच्छी तरह से जानती थी कि विराट चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, उसे इतनी सारी शक्तिशाली टीमों को चुनौती देने में निश्चित रूप से काफी थकान होगी। इसके अलावा सपना और निकिता उस समय उसके साथ नहीं थे, इसलिए संभवतः उसे कई टीमों द्वारा निशाना बनाया जा रहा था। वे शक्तिशाली टीमें निश्चित रूप से विराट को अपनी ताकत वापस पाने का मौका नहीं देंगी, इसलिए ये समय उनकी टीम के लिए सबसे खतरनाक था। अभी शकील और विराट के अंकों के बीच का अंतर केवल 20,000 के आसपास है। वू यंगइंग ने अकादमी पट्टिका को देखा। शकील अभी भी 1,30,000 से अधिक अंकों के साथ नंबर 1 पर था, जबकि निकिता 1,10,000 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर थी। दूसरी ओर विराट उसकी तुलना में थोड़ा कम था। केवल एक दिन में विराट 8वीं रैंक से तीसरी रैंक पर पहुंचने में सफल रहा, जिससे उसके और शकील के बीच की दूरी कम हो गई। उनकी रणनीति आधी सफल रही। अभी वह इस बारे में सोच रहे होंगे कि अपनी थकान के बावजूद अपने अंक कैसे बचाए रखें। वुलिंग ने धीमी आवाज में कहा, शायद निकिता और सपना अभी विराट की रक्षा करने के लिए दौड़ रही हैं ताकि उन अन्य टीमों को डरा सके जो उस पर नजर रख रही हैं। हालांकि शकील निश्चित रूप से उन्हें सफलतापूर्वक जाने नहीं देगा। वू यंगइंग ने भी अपना सिर हिलाया।
विराट की वर्तमान स्थिति शायद सबसे खराब है, ये देखते हुए कि उसने कितनी लड़ाइयां लड़ी हैं। वु लिंग ने अचानक कहा, उसकी नज़र अकादमी पट्टिका पर केंद्रित थी। यह क्या है? वु यंगइंग ने जल्दी से पूछा। आखिरकार ऐसा लगता है कि एक शक्तिशाली टीम अब और नहीं टिक सकती। वु लिंग ने अकादमी पट्टिका की ओर इशारा किया। यह एक जानी पहचानी टीम थी जो तेजी से विराट की ओर बढ़ रही थी। वह टीम अंक रैंकिंग में 6ठे स्थान पर थी। वह नॉकऑलड्रॉन आध्यात्मिक अकादमी की टीम थी जिसका कप्तान सेकिल का सहयोगी फैंग युन था। फैंग युन विराट पर हमला करने जा रहा है। वु यंगइंग का चेहरा तुरंत बदल गया। वाह! नीले आकाश में हवा की चीखें गूंज रही थीं। विराट की आकृति तेजी से उड़ी और शेन, विकास और अन्य दो उसके पीछे पीछे चल रहे थे। इस समय उनके चारों ओर आध्यात्मिक ऊर्जा की लहरें थोड़ी अस्त व्यस्त थीं। उन्होंने एक दिन में 7 शक्तिशाली टीमों को हराया। हालांकि विराट ने प्रतिद्वंद्वी टीम के सबसे मजबूत व्यक्ति को संभाला, लेकिन शेन और बाकी लोगों ने शेष दुश्मनों से निपटा। इसलिए उन्हें बहुत अधिक थकावट महसूस हुई। समय की कमी के अलावा उनके शरीर के भीतर की आध्यात्मिक ऊर्जा पुनः प्राप्त नहीं हो सकी। साथ ही वे एक स्थान पर अधिक देर तक रुकने की हिम्मत नहीं जुटा पाए, क्योंकि वे जानते थे कि कई लोग उन्हें घूर रहे हैं। शेन ने अपने सामने विराट को देखा। हालांकि युवक ने शांत भाव बनाए रखा, लेकिन वह जानता था कि विराट को सबसे ज्यादा थकावट थी क्योंकि उसने अपनी लड़ाई जल्द से जल्द खत्म कर ली थी। इस तरह उसने अपनी बहुत सारी ताकत खत्म कर ली थी। विराट, सपना और निकिता को अवश्य ही बाधा पहुंची होगी, अन्यथा उनकी गति इतनी धीमी नहीं होती। शेन ने भारी आवाज में अकादमी पट्टिका को घूरते हुए कहा। विराट ने हल्के से अपना सिर हिलाया। सेकिल कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जिससे निपटना आसान था। ये जानते हुए वह निश्चित रूप से सपना के समूह को इतनी आसानी से छोड़कर उनके साथ फिर से इकट्ठा नहीं होने देगा। हमें खुद को संभालने के लिए कोई जगह ढूंढनी होगी, अन्यथा हम लंबे समय तक टिक नहीं पाएंगे। विकास ने भारी भाव के साथ कहा। मुझे लग रहा है कि कई टीमें चुपके से हमारे पास आ रही हैं। हाँ, मेरे पीछे आओ। जब हम वहां पहुंचेंगे तो हमारा मिशन सफल माना जाएगा। विराट ने अपना सिर हिलाया और अपनी गति बढ़ा दी। जब शेन और विकास ने उसकी बातें सुनी तो उनके दिमाग में झटका लगा और वे तेजी से उसके पीछे चले गए। पांचों का समूह तेज गति से आगे बढ़ रहा था। रास्ते में उन्हें कुछ ऐसे दल मिले जो लालच भरी निगाहों से उन्हें देख रहे थे, लेकिन विराट की भयानक शक्ति के कारण किसी की हिम्मत नहीं हुई कि वे उन्हें रोक सकें। वे तेज गति से आगे बढ़ रहे थे। आधे घंटे के बाद विराट की गति धीमी पड़ने लगी। उसकी नज़र के अंत में एक घना काला जंगल था। जंगल बहुत बड़ा था और कांटेदार पेड़ों से ढका हुआ था, जिसके भीतर एक अजीब सी लहर थी। उन कांटेदार पेड़ों ने इस जंगल को हेजहॉग जैसा आकार दिया था। ये जंगल बिल्कुल भी अपरिचित नहीं था। ये दिव्य वन पर्वत का कांटेदार वृक्षों वाला जंगल था। इस जंगल में गुप्त आध्यात्मिक प्रांगण था। यह विराट की मंजिल थी, क्योंकि वह जानता था कि इस जंगल की शक्ति आध्यात्मिक ऊर्जा को सील करने में सक्षम थी। जो कोई भी अंदर जाता था वह अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा का उपयोग नहीं कर सकता था। इसलिए अगर वे अंदर जा सकते थे तो वे पूरी तरह से सुरक्षित होते। जब तक कोई उन्हें परेशान नहीं करता, वे अपनी ऊर्जा को पुनः प्राप्त करने में सक्षम होते। जब वे पूरी तरह से ठीक हो जाते तो वे नज़र रखने वाले साथी अब उन्हें निशाना नहीं बना पाते। मैं जाना, विराट ने अपनी टीम की ओर इशारा किया। चारों लोग खुशी से झूम उठे और अपनी गति बढ़ा दी और स्पाइक 1 में प्रवेश करने वाले थे। सावधान! हालांकि जब वे उतरने वाले थे तो विराट का चेहरा अचानक बदल गया और उसका शरीर चमक उठा और उसके ठीक सामने काली बिजली चमकने लगी। धमाका धमाका! एक चौंकाने वाली आध्यात्मिक ऊर्जा एक पर्वत शिखर से बह निकली और उसने विराट पर भारी बमबारी की। बमबारी को झेलते हुए काली बिजली चमक उठी। हालांकि विराट का शरीर थोड़ा कांप उठा। पहाड़ की चोटी को घूरते हुए उसकी निगाहें धुंधली हो गईं। उस स्थान पर कई लोग थे और जो व्यक्ति नेतृत्व कर रहा था वह उससे परिचित था। नॉकऑलड्रॉन आध्यात्मिक अकादमी का फैंग युन। फैंग युन एक दिव्य कढ़ाई को पकड़े हुए था जो आध्यात्मिक प्रकाश से चमक रही थी, और उसने विराट को देखा। उसके चेहरे पर मुस्कान थी। कैप्टन विराट, मैं यहाँ काफी समय से इंतजार कर रहा हूँ। अध्याय 590 ड्रैगन टाइगर कड़ाही। काले स्पाइक जंगल के बाहर विराट के 5 लोगों का समूह खड़ा था। विराट की भौहें थोड़ी सिकुड़ी हुई थीं क्योंकि वह आगे देख रहा था। पहाड़ी पर फैंग युन मुस्कुरा रहा था क्योंकि वह उसे देख रहा था। उसके पीछे उसके 4 साथी अपने समूह को देख रहे थे। साथ ही उनके चारों ओर शक्तिशाली आध्यात्मिक ऊर्जा की लहरें थीं। फैंग युन और उसकी टीम के मार्ग को जंगल में प्रवेश करने से रोक दिया गया। यदि वे जंगल में प्रवेश करना चाहते थे तो उन्हें फैंग युन की टीम से होकर गुजरना पड़ता। ऐसा लग रहा था कि फैंग युन लंबे समय से इंतजार कर रहा था। हाँ, कैप्टन विराट, आप इसके लिए मुझे दोष नहीं दे सकते। आप केवल अपने आप को बहुत लालची होने के लिए दोषी ठहरा सकते हैं। फैंग युन ने विराट को देखते हुए मुस्कुराया। विराट ने अपनी आंखें सिकोड़ते हुए कहा, लगता है कि कैप्टन फैंग युन मुझे जाने नहीं देना चाहते हैं।
फैंग यून ने हल्के से अपना सिर हिलाया और विराट को देखते हुए उसकी आंखों में क्रूरता की झलक दिखाई दी। उसके चेहरे पर अभी भी कोमल मुस्कान थी जब उसने जवाब दिया, कैप्टन विराट, मुझे पता है कि तुम बहुत शक्तिशाली हो, लेकिन 7 लड़ाइयों से गुजरने के बाद मुझे लगता है कि तुमने उन कैप्टन से निपटने में अपनी बहुत सारी ऊर्जा खर्च कर दी है ना? क्या अभी भी तुम्हारे पास अपनी आधी लड़ने की ताकत बची है? इसके अलावा, भले ही आप अपनी ताकत बनाए रखने में कामयाब रहे हों, लेकिन आपके साथी पहले से ही थके हुए हैं। अगर आप हमारे साथ लड़ना चाहते हैं तो मेरा मानना है कि आपके जीतने की संभावना बहुत ज़्यादा नहीं है। विराट के चेहरे पर उदासीनता थी जबकि शेन और विकास की निगाहें उसके पीछे ठंडी होती जा रही थीं और वे अपने लंबे भालों पर अपनी पकड़ मजबूत कर रहे थे। इसलिए मुझे कैप्टन विराट से कहना है कि वह आपकी अकादमी पट्टिका मुझे सौंप दें। फैंग यून ने विराट की ओर हाथ बढ़ाते हुए हंसते हुए कहा, विरोध करने की कोशिश मत करो। अभी बहुत से लोग तुम्हारी टीम पर भी नज़र रख रहे हैं। मुझे डर है कि तुम्हारी टीम थकावट के एक और दौर से नहीं गुजर सकती। हवा का झोंका आया, लेकिन वह इस समय जमे हुए वातावरण को तितर-बितर नहीं कर सका। फैंग यून के चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान थी। उसकी नज़र सीधे विराट की ओर थी। बेशक शकील के साथ लड़ाई के बाद विराट की प्रसिद्धि चरम पर पहुंच गई थी। हालांकि वह फैंग यून कमज़ोर भी नहीं था, अन्यथा वह इतनी दूर तक नहीं आ पाता। दोनों की निगाहें हवा में एक दूसरे से टकरा गईं और चिंगारियां चमकने लगीं। ऐसा लगता है कि तुम लोगों को मेरे सुझाव में कोई खास दिलचस्पी नहीं है। जब फैंग यून ने देखा कि विराट का अपनी अकादमी पट्टिका सौंपने का कोई इरादा नहीं है तो वह असहाय होकर मुस्कुराया। हालांकि उसकी मुस्कान में कोई गर्मजोशी नहीं थी। चूंकि मामला ऐसा है तो मैं इसमें अपनी मदद खुद ही कर सकता हूं। फैंग यून ने धीरे से अपनी हथेली ऊपर उठाई। उसकी हथेली पर एक हथेली के आकार का दिव्य कड़ाही था जिसकी सतह पर आध्यात्मिक प्रकाश बह रहा था। कांस्य कड़ाही पर प्राचीन रून अंकित थे जो जीवंत और जीवंत दिख रहे थे। ड्रैगन की दहाड़ें सुनी जा सकती थीं जैसे कि वह कड़ाही की सतह से आ रही हो। ये दिव्य कड़ाही चुपचाप फैंग यून की हथेली पर तैर रही थी। हालांकि इससे कोई भयानक लहरें नहीं आ रही थीं, लेकिन विराट को घने खतरे का आभास हो गया था। दिव्य कलाकृति, विराट ने धीरे से कहा। उसकी आंखें संकुचित हो गईं। उसने फैंग यून के हाथ में कांस्य कड़ाही को देखा। विराट के पास एक अर्धदैवीय कलाकृति थी, ब्लैक टॉर्टोइस सील। हालांकि वह स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि फैंग यून के हाथ में मौजूद कड़ाही उसकी ब्लैक टॉर्टोइस सील की तुलना में अधिक भयानक थी। ब्लैक टॉर्टोइस सील एक अर्धदिव्य कलाकृति थी, इसलिए क्या इसका मतलब यह नहीं था कि यह कांस्य कड़ाही पहले से ही अर्धदिव्य कलाकृति के स्तर को पार कर चुकी थी और निम्न श्रेणी की दिव्य कलाकृति तक पहुंच चुकी थी? निम्न श्रेणी की दिव्य कलाकृति की श्रेणी में प्रवेश करती है जिसमें अथाह शक्ति होती है। हाँ, ये हमारे 9 कड़ाए आध्यात्मिक अकादमी की दिव्य कलाकृति है, एक निम्न श्रेणी की दिव्य कलाकृति, ड्रैगन टाइगर दिव्य कड़ाई। फैंग यून ने विराट को देखा और उदासीनता से कहा, विराट, क्या आपने सोचा था कि महान आध्यात्मिक अकादमी टूर्नामेंट में कोई भी ऐसा नहीं था जो आपसे निपट सके, सिर्फ इसलिए कि आप शकील के साथ समान स्तर पर लड़ सकते थे? निम्न श्रेणी दिव्य कलाकृति, ड्रैगन टाइगर दिव्य कड़ाई। जब फैंग यून ने नाम बोला तो शेन और बाकी लोगों के चेहरे पर अनायास ही बदलाव आ गया। हालांकि उन्हें अभी फैंग यून के कड़ाही की ताकत का नज़ारा देखना बाकी था, लेकिन दिव्य कलाकृति शब्द उनके दिलों में डर पैदा करने के लिए पर्याप्त था। दिव्य कलाकृति महान हजार दुनिया में एक शक्तिशाली शब्द था, चाहे वह कहीं भी हो। जिनके पास दिव्य कलाकृति होती थी वे अपने से अधिक शक्तिशाली लोगों को भी चुनौती दे सकते थे। जब विराट और फैंग यून आमने सामने थे तभी दूर क्षितिज से हवा के झोंके गूंजने लगे। दूर से प्रकाश की किरणें तेज गति से आती हुई दिखाई दे रही थीं। स्पष्टतः ये संभवतः वे टीमें थीं जो विराट की टीम के पीछे थीं। वे टीमें स्पाइक ट्री जंगल से कुछ दूरी पर रुक गईं और अपनी नज़रें ऊपर उठाईं। जब उन्होंने देखा कि विराट की टीम को फैंग यून ने रोक दिया है तो उनकी आंखों में उत्साह की लहर दौड़ गई। विराट की वर्तमान स्थिति अच्छी नहीं थी। अगर वह फैंग यून जैसे शक्तिशाली विशेषज्ञ से युद्ध कर सकता था तो उसे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती। उस समय उनके पास अपना अवसर होगा। फैंग यून ने वास्तव में अपना ड्रैगन टाइगर दिव्य कड़ाही निकाल लिया। ऐसा लगता है कि वह भी विराट से डरता है। कुछ लोगों की आंखें तेज थीं क्योंकि उन्होंने एक नज़र में फैंग यून की हथेली में रखी कांस्य कड़ाही को देखा। विराट एक आसान प्रतिद्वंद्वी नहीं है। भले ही उसकी हालत बहुत अच्छी न हो, लेकिन उसे कम आंकना बेवकूफ़ी होगी। लेकिन स्पष्ट रूप से फैंग यून ऐसा व्यक्ति नहीं है। हाँ, लड़ो, जितना हो सके उतना भयंकर लड़ो। सबसे अच्छा होगा अगर वे दोनों गंभीर रूप से घायल हो जाएं। उस समय हमारे पास अपना मौका होगा। दूर से फुसफुसाहटें आ रही थीं और ऊपर की ओर देखने वाली निगाहें अच्छी नहीं थीं। विराट ने पहले ही उन दूर बैठे लोगों पर ध्यान दे दिया था। शेन और विकास ने एक दूसरे को देखा और उनके दिल भारी हो गए। फैंग यून विराट की टीम को देखकर मुस्कुरा रहा था।
उसके बाद उसके हाथ की मुहर बदल गई और उसके हाथ से कांस्य की कड़ाही उड़ गई। जैसे ही कांस्य की कड़ाही का आकार बढ़ा, आध्यात्मिक प्रकाश फैल गया, जो तुरंत कुछ 100 मीटर से अधिक व्यास का हो गया। कांस्य के बर्तन के ऊपर आध्यात्मिक प्रकाश फैल गया, जिससे अवर्णनीय गरिमा निकल रही थी। यहाँ तक कि अंतरिक्ष में भी गरिमा में तरंगों से अस्पष्ट विकृतियां दिखाई दे रही थीं। जाना, फैंग यून के चेहरे पर एक उदासीन भाव था जब कांस्य की कड़ाही सरसराहट के साथ उड़कर विराट की टीम के ऊपर आ गई। उसके बाद एक भयानक दमनकारी शक्ति जो एक पहाड़ के समान थी, उत्सर्जित हो रही थी। टकराना, जब कड़ाही नीचे दबाई गई तो अंतरिक्ष में तुरंत विस्फोट हो गया तथा छाया ने उन्हें घेर लिया, जिससे दबाव के कारण शेन और बाकी लोगों के चेहरे पर भारी परिवर्तन आ गया। हंडा अभी भी जमीन पर नहीं उतरा था, फिर भी ये पहले से ही बहुत भयानक था। एक दिव्य कलाकृति की शक्ति वास्तव में असाधारण थी। विराट की निगाहें ठंडी थीं क्योंकि वह कड़ाही को गिरते हुए देख रहा था। उसने अपनी आस्तीनें लहराईं, जैसे एक चमकदार आध्यात्मिक रोशनी कड़ाही से टकराकर प्रकाश की एक किरण के रूप में बाहर निकली हो। धमाका, कानों को चीर देने वाली ध्वनि तरंगों के कारण इस स्थान में विस्फोट हुआ और एक तीखी धातु की ध्वनि गूंज उठी। नंगी आंखों से देखा जा सकने वाला ऊर्जा का उतार चढ़ाव विस्फोटित हुआ और कुछ हजार मीटर के दायरे में फैल गया। सभी ने अपने सिर उठाए और उन दो विशालकाय वस्तुओं को देखा। वहां एक गहरे नीले रंग की पत्थर की मुहर और एक कांस्य कड़ाही थी। इस समय दोनों वस्तुएं आपस में टकराने पर भयानक आध्यात्मिक ऊर्जा तरंगें उत्सर्जित कर रही थीं। हर बार जब वे टकराती तो आध्यात्मिक ऊर्जा का बवंडर उठ जाता। पत्थर की यह मुहर काले कछुए की मुहर थी, जो विराट के पास मौजूद एक अर्धदैवीय कलाकृति थी। हालांकि दुर्जय और ब्लैक टॉर्टोइस सील को आखिरकार अपने प्रतिद्वंद्वी का सामना करना पड़ा। चाहे वह आध्यात्मिक प्रकाश कैसे भी उत्सर्जित करे, वह कांस्य कड़ाही को हराने में असमर्थ था। इसके विपरीत उसने असीम आध्यात्मिक प्रकाश से दबे होने के बहुत कम संकेत दिखाए। हा, अर्ध दिव्य कलाकृति, लेकिन यह एक वास्तविक दिव्य कलाकृति की तुलना में थोड़ा कमतर प्रतीत होता है। फैंग यून ने मुस्कुराते हुए ये दृश्य देखा। विराट ने अपने पैरों को पटकते हुए फैंग यून की ओर हल्के से देखा। उसका शरीर अपने लक्ष्य फैंग यून की ओर उड़ चला। अगर तुम अपने चरम पर हो तो शायद मैं तुमसे भिड़ने की हिम्मत न करूं, लेकिन अपनी वर्तमान स्थिति में इतनी लापरवाही से काम करना, क्या तुम थोड़े ज्यादा आत्मविश्वासी नहीं हो रहे हो? जब फैंग यून ने विराट को अपनी दिशा में उड़ते हुए देखा तो वह बिना किसी घबराहट के ठंडे भाव से मुस्कुराया। दिव्य कड़ाई की हथेली, फैंग यून के हाथ की मुहर बदल गई क्योंकि उसके शरीर से असीम आध्यात्मिक ऊर्जा का तूफान बह निकला, जो एक विशालकाय कांस्य हाथ में बदल गया। कांस्य हाथ पर ड्रैगन और बाघ के निशान स्पष्ट रूप से देखे जा सकते थे। वापस जाओ, फैंग यून ने भौंकते हुए कहा, जैसे विशाल कांस्य हाथ असीम भयावह शक्ति के साथ विराट की ओर भारी दबाव डाल रहा हो। फैंग यून अपने हमलों में निर्दयी था क्योंकि वह जानता था कि विराट की आध्यात्मिक ऊर्जा बहुत अधिक समाप्त हो चुकी थी। अगर वे जबरदस्ती भिड़ते तो विराट निश्चित रूप से उससे लड़ने में सक्षम नहीं होता। पीछे की ओर शेन और बाकी लोगों के चेहरे अचानक बदल गए जब उन्होंने फैंग यून की क्रूर चालें देखीं। फैंग यून के हमलों की ताकत से वह व्यक्ति निश्चित रूप से तीसरी श्रेणी की आध्यात्मिक आपदा के करीब पहुंच रहा होगा। अगर विराट अपने चरम पर होता तो उसे फैंग यून से निपटने में कोई परेशानी नहीं होती। हालांकि उसकी वर्तमान स्थिति में उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा में बहुत अधिक थकावट थी, इसलिए वह जो लड़ने की शक्ति दिखा सकता था वह भी कमजोर हो गई थी। गड़गड़ाहट, विराट ने अपना सिर उठाया और उस विशालकाय हाथ को देखा जो नीचे दबा रहा था। हालांकि फैंग यून की उम्मीदों के विपरीत उसके चेहरे पर कोई घबराहट नहीं थी। तुम इस समय भी दिखावा करने जा रहे हो? फैंग यून की अभिव्यक्ति ठंडी हो गई। उसका दिमाग हिल गया क्योंकि विशालकाय कांस्य हाथ और भी हिंसक हो गया। भले ही मेरी वर्तमान स्थिति अच्छी न हो, फिर भी यह ऐसी चीज नहीं है जिसका आप जैसे लोग लाभ उठा सकें। विराट के उदासीन चेहरे पर एक उपहासपूर्ण मुस्कान उभरी। इसके बाद उसने अपने एक हाथ से विचित्र मुहरें बनानी शुरू कर दीं। धमाका, जैसे ही विराट ने अपने हाथ की मुहरें पूरी की, आकाश और पृथ्वी मानो हिंसक रूप से हिल गए हों। उसके बाद हर कोई महसूस कर सकता था कि आकाश और भी काला हो गया है। दूर दूर तक फैली इस लड़ाई को देख रही टीमों के खिलाड़ियों ने जब अपना सिर उठाया तो उनके चेहरे के भाव एकदम बदल गए। कांटों वाले जंगल में वे कांटों वाले पेड़ जो चमक से टिमटिमा रहे थे, अचानक तेजी से मुरझाने लगे। जैसे जैसे वे पेड़ मुरझाने लगे, काली आध्यात्मिक ऊर्जा आसमान में उड़ने लगी, जो काली ज्वार की लहरों की तरह लग रही थी। यह ऐसा दृश्य था मानो आसमान से विनाश की काली बाढ़ आ गई हो। ये दृश्य देखकर फैंग यून का चेहरा भी बदल गया। अध्याय 591 अपना रास्ता तोड़ते हुए। काली आध्यात्मिक ऊर्जा आसमान में एक काली स्क्रीन की तरह दिखाई दी और ठंडी चमक के साथ टिमटिमाती हुई ऊपर की ओर बढ़ी। शक्तिशाली आध्यात्मिक ऊर्जा का दबाव इस तरह से बह रहा था मानो वह इस क्षेत्र में बवंडर लाने की कोशिश कर रहा हो। हर कोई ये दृश्य देखकर अचंभित था क्योंकि उन्हें एहसास हो रहा था कि वह काली आध्यात्मिक ऊर्जा कितनी शक्तिशाली थी।
उन्हें यह विश्वास करना बहुत मुश्किल था कि विराट अपनी वर्तमान अवस्था में भी इतनी ताकत दिखा सकता है। फैंग यून भी अपनी आंखों में थोड़ा आश्चर्य के साथ विशाल और शक्तिशाली काली आध्यात्मिक ऊर्जा को देख रहा था। धत्तेरी की, फैंग यून ने अपने दांत भींच लिए। मूल रूप से उसने विराट की हालत ठीक न होने पर कार्रवाई करने और उसकी अकादमी पट्टिका जब्त करने की योजना बनाई थी। हालांकि कौन उम्मीद कर सकता था कि इतनी सारी लड़ाइयों के बाद भी विराट अभी भी इतनी ताकत दिखा सकता है। हालांकि इस समय उनके पास पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। धमाका! फैंग यून की निगाहें ठंडी हो गईं जब उसने अपने हाथों की मोहरें बदलीं, जिससे विशालकाय कांस्य हाथ क्रूरतापूर्वक नीचे गिर गया। विराट अभी भी उदासीन भाव से अपनी उंगली हिला रहा था। शक्तिशाली आध्यात्मिक ऊर्जा कई ज्वार की लहरों की तरह बह रही थी और कांस्य हाथ से टकरा रही थी। धमाका! भयावह आध्यात्मिक ऊर्जा की आघात तरंगें इस प्रकार फैल रही थीं मानो वह क्षितिज पर एक बवंडर को चीर रही हों, तथा भिनभिनाने वाली ध्वनि के साथ आकाश और पृथ्वी को चीरने का प्रयास कर रही हों। कांसे की हथेली काली आध्यात्मिक ऊर्जा से तेजी से टूट रही थी। अंत में आध्यात्मिक ऊर्जा के प्रभाव से वह नष्ट हो गई। विराट की अभिव्यक्ति शांत थी जब उसने स्पाइक जंगल पर नजर डाली। जंगल के पेड़ पहले से ही सूख चुके थे, जैसे कि उनमें आध्यात्मिक ऊर्जा खत्म हो गई हो। उसने पहले भी दिव्य लकड़ी के शास्त्र का इस्तेमाल किया था। जाहिर है, इस दिव्य लकड़ी के शास्त्र की ताकत उस शास्त्र की तुलना में ज्यादा अत्याचारी थी जिसका इस्तेमाल उसने सेकिल का सामना करते समय किया था। ऐसा इसलिए नहीं था कि विराट की ताकत कुछ ही दिनों में बढ़ गई थी, बल्कि इसलिए था कि पहले वह साधारण पेड़ों से शक्ति प्राप्त कर रहा था और अभी वह उन कांटेदार पेड़ों से शक्ति प्राप्त कर रहा था। यह आध्यात्मिक वृक्षों की एक दुर्लभ प्रजाति थी जिसने इस स्वर्ग और पृथ्वी के बीच आध्यात्मिक ऊर्जा को लंबे समय तक अवशोषित किया था, जिससे उन स्पाइक पेड़ों में एक निश्चित स्तर की विनाशकारी शक्ति थी। यदि स्पाइक पेड़ों पर लगे स्पाइक्स को हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जाता तो पहाड़ों में घुसना और उनमें आध्यात्मिक ऊर्जा इंजेक्ट करके पत्थरों को तोड़ना आसान था। उन कांटेदार पेड़ों में जो आध्यात्मिक ऊर्जा थी वह सामान्य पेड़ों की तुलना में ज्यादा शक्तिशाली थी। इसलिए जब विराट ने दिव्य लकड़ी शास्त्र दिखाया तो वह इतनी शक्तिशाली आध्यात्मिक ऊर्जा खींच सका। काली आध्यात्मिक ऊर्जा की इन ज्वारीय तरंगों से कांस्य हथेली को नष्ट करने के बाद विराट के हाथ की मुहरें बदल गईं। उसके दिल में एक धीमी आवाज गूंजी, स्वर्गीय जंगल का दिव्य चक्र। आध्यात्मिक ऊर्जा की प्रचंड लहरें तेजी से एकत्रित होने लगी और असंख्य निगाहों के सामने ये कुछ 100 मीटर के आकार के एक विशाल काले प्रकाश चक्र में बदल गई। प्रकाश चक्र के कोने पर बर्फ सी ठंडी चमक टिमटिमा रही थी। उसकी तीक्ष्णता ऐसी लग रही थी मानो वह अंतरिक्ष को चीर कर रख देगी। स्पष्टतः स्वर्गीय लकड़ी के इस दिव्य चक्र की शक्ति उस समय की तुलना में अधिक शक्तिशाली थी जब उसने इसका प्रयोग सर्किल पर किया था। फैंग यून को भी काले पहिए में छिपी भयानक शक्ति का एहसास हुआ, क्योंकि उसका चेहरा बदल गया था। वाह! उसी समय विराट ने अपनी उंगली नीचे की ओर की, जिससे पहिया तेजी से घूमने लगा। अगले ही पल यह एक काली रोशनी में बदल गया जिसे नंगी आंखों से नहीं देखा जा सकता था और यह फैंग यून की ओर बढ़ रहा था। बैंग बैंग! धुंधली काली रोशनी क्षितिज पर फैल गई, जिससे उस स्थान पर हल्की सी आंसू की लकीरें बन गईं जहां से काली रोशनी गुजरी थी। दिव्य कढ़ाई कला, दिव्य कढ़ाई दीवार! इसे देखते ही फैंग यून की निगाहें और भी भारी हो गईं। उसने अपने हाथों की मुहरें बदल लीं और अपने हाथ से सामने की जगह को दबाया। धमाका! शक्तिशाली आध्यात्मिक ऊर्जा बह निकली और ये तुरंत फैंग यून के सामने फैल गई। ये कुछ 100 मीटर के आकार की एक कड़ाही की रोशनी वाली दीवार में बदल गई थी। कांस्य रंग ने प्रकाश की दीवार को भर दिया, जिससे यह अविनाशी लग रही थी। धमाका! जब कड़ाही की रोशनी की दीवार ने आकार लिया तो काला प्रकाश चक्र बिजली की गति से उड़ चुका था। उसी क्षण जब वह टकराया तो क्षितिज में कानों को चीर देने वाली धातु की ध्वनि गूंज उठी। चरमराहट! चरमराहट! काला चक्र तीव्र गति से घूम रहा था, जो आध्यात्मिक ऊर्जा की आश्चर्यजनक तीव्रता को प्रदर्शित कर रहा था। कड़ाई की दीवार की सतह पर दरारें दिखाई देने लगीं और फैलने लगीं। काला पहिया पहले से भी ज्यादा तेज था जब विराट ने इसका इस्तेमाल किया था। यहां तक कि फैंग यून जैसे विशेषज्ञ भी इसकी तीक्ष्णता से अपने सिर में झुनझुनी महसूस करते थे। दरारें तेजी से फैलने से फैंग यून का चेहरा बदसूरत हो गया। तोड़ना! विराट की पतली उंगलियां एक बार फिर नीचे की ओर इशारा कर रही थीं और साथ में एक धीमी आवाज भी। काले पहिए की घूर्णन गति बहुत तेजी से बढ़ रही थी और धरती को हिला देने वाली आवाज के साथ कड़ाही की दीवार में छेद हो गया। आकाश से बरसती हुई आग से कड़ाही की दीवार टूटकर टुकड़ों में बदल गई। कड़ाई की दीवार को भेदने के बावजूद पहिए की शक्ति कम नहीं हुई, क्योंकि वह अभी भी अपने लक्ष्य फैंग यून के पास पहुंच रहा था। धत्तेरी की! फैंग यून के चेहरे पर मुस्कान आ गई, क्योंकि उसे कभी उम्मीद नहीं थी कि विराट का हमला अचानक इतना शक्तिशाली हो जाएगा। उसने विराट को स्किल का सामना करते समय इतना शक्तिशाली चक्र इस्तेमाल करते नहीं देखा था। हालांकि उसे यकीन था कि यह चक्र पिछले वाले की तुलना में ज्यादा शक्तिशाली था। इस खोज ने फैंग यून को बहुत उदास कर दिया। विराट ने स्किल का सामना करते समय आसानी से जीत हासिल की थी।
अन्यथा एक ही ताकत के साथ एक ही हमला अचानक इतना शक्तिशाली क्यों हो सकता है? सरसराहट। जैसे ही फेंग यून के दिल में विचार घूम रहे थे, उसका आकार रहस्यमय तरीके से पीछे हट रहा था क्योंकि वह पहिए के हमले से बचने की कोशिश कर रहा था। हालांकि उसने पहिए की गति को स्पष्ट रूप से कम करके आंका था। चाहे उसने कितनी भी कोशिश की, काला पहिया एक छाया की तरह उसके शरीर का पीछा कर रहा था, उसे उससे दूर जाने नहीं दे रहा था। चूंकि तुम इस पर जाना चाहते हो तो इसकी कीमत चुकाओ। विराट की निगाहें ठंडी थीं क्योंकि वह फेंग यून को देख रहा था, जो लगातार चकमा देने की कोशिश कर रहा था। जैसे ही पहिए की गति बढ़ी, उसके हाथ की मुहरें बदल गईं, और जैसे ही वह नीचे गिरा, वह एक झटके में फेंग यून के सामने आ गया। इसकी तीव्रता ने जगह को भी चीर दिया। कमीने। फेंग यून की आंखों में आश्चर्य भर गया और उसने अपने दांत पीस लिए। अपने दिल में यह इच्छा रखते हुए, ड्रैगन टाइगर कॉल्ड्रॉन जो ब्लैक टॉर्टोइस सील को दबा रहा था, अचानक उसकी दिशा में वापस आ गया। गर्जन। ड्रैगन और बाघ की दहाड़ की आवाज गूंजी जब ड्रैगन टाइगर कड़ाही कांस्य द्रव में विलीन हो गई, जो आध्यात्मिक प्रकाश से टिमटिमा रहा था और जिसने फेंग यून के शरीर को अपने में समाहित कर लिया। जैसे ही कांस्य द्रव ने फेंग यून के पूरे शरीर को अपने में समा लिया, वह कांस्य प्रतिमा में बदल गया। काला पहिया भयंकर रूप से फेंग यून के शरीर पर वार करने लगा। धमाका। क्षितिज पर कान चीर देने वाली आवाजें गूंज उठीं जब फेंग यून का शरीर उड़कर एक पर्वत शिखर से टकराया। शिखर उस प्रभाव को सहन नहीं कर सका और उसमें विस्फोट हो गया और फेंग यून का शरीर पर्वत के शरीर में गहराई तक धंस गया। दूर जो टीमें लड़ाई देख रही थीं, वे अनजाने में ठंडी हवा का एक घूंट चूस रही थीं क्योंकि अविश्वास उनकी आंखों में भर गया था। यह उनकी उम्मीदों से परे था कि विराट अपनी वर्तमान स्थिति के साथ फेंग यून को दबाने में सक्षम था। वह आदमी कितना डरावना है। विराट ने फेंग यून को देखा, जो पहाड़ में धंसा हुआ था, फिर उसने अपनी नज़र अपने साथियों पर घुमाई। जब उन्होंने उसकी नज़र देखी तो वे चुपचाप समझ गए और वे उड़कर स्पाइक ट्री जंगल की दिशा में भागे। फेंग यून के साथियों के चेहरे थोड़े बदल गए जब उन्होंने उन्हें रोकने का प्रयास किया। धमाका। हालांकि जब वे आगे बढ़ने ही वाले थे, तभी विराट की आकृति रहस्यमय तरीके से उनके सामने आ गई। उसके चेहरे पर एक उदासीन भाव था, जिसे देखकर चारों एक पल में पीछे हट गए और उनकी आंखों में भय और सम्मान भर गया। यहाँ तक कि उनके कैप्टन भी विराट को रोक नहीं पाए। हालांकि वे कमज़ोर नहीं थे, लेकिन उनमें विराट पर हमला करने की हिम्मत नहीं थी। जब वे हिचकिचाए, तब तक शेन और अन्य तीन पहले ही जंगल में प्रवेश कर चुके थे और कुछ झिलमिलाहट के साथ छाया में गायब हो गए थे। विराट को ये देखकर राहत महसूस हुई। शेन और अन्य तीनों के पास वह एरे प्लेट थी जो उसने बनाई थी और इस तरह वे सीलिंग आध्यात्मिक एरे के प्रभाव को नज़रअंदाज करने में सक्षम थे। जंगल के अंदर वे अभी भी अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा का उपयोग करने की अपनी क्षमताओं को बनाए रखते थे, जबकि जंगल में घुसपैठ करने वालों की आध्यात्मिक ऊर्जा उनसे छीन ली जाती थी। जब तक वे जंगल में पहुंचते, सभी खतरे गायब हो जाते। धमाका। पहाड़ के शरीर में बड़े बड़े पत्थर टूटकर बिखर गए और एक दुखी दिखने वाला व्यक्ति आसमान में उड़ गया। फेंग यून जब फिर से प्रकट हुआ तो वह मिट्टी से ढका हुआ था। इस समय उसका चेहरा राख जैसा था, लेकिन उसके शरीर पर अभी भी कांस्य का आवरण था। हालांकि उसके सीने के क्षेत्र में बारीक दरारें थीं। विराट की नज़र अनायास ही उस दृश्य को देखकर सिकुड़ गई। उसने जो हमला पहले किया था, वह किसी तीसरी श्रेणी के स्पिरिट डिजास्टर विशेषज्ञ को भी गंभीर रूप से घायल कर सकता था और अभी थोड़ा बुरा दिखने के अलावा फेंग यून को कोई चोट नहीं लगी थी। क्या जबरदस्त ड्रैगन टाइगर कड़ाही है। विराट ने अंदर ही अंदर आह भरी क्योंकि उसे पता था कि फेंग यून के बिना घायल हुए दिखने का कारण ड्रैगन टाइगर कॉल्ड्रॉन की सुरक्षा थी। एक दिव्य कलाकृति वास्तव में एक दिव्य आध्यात्मिक कलाकृति थी। तीसरी श्रेणी के आध्यात्मिक आपदा विशेषज्ञों के लिए भी उस खजाने की रक्षात्मक क्षमताओं के साथ फेंग यून के लिए एक बड़ा खतरा पैदा करना कठिन था। विराट। फेंग यून का चेहरा अभी भी पीला था क्योंकि कांस्य तरल उसके शरीर पर हिल रहा था, ड्रैगन टाइगर कड़ाही के आकार में लौटने से पहले। उसने विराट को क्रूरता से देखा। स्पष्ट रूप से उसने कभी नहीं सोचा था कि जिस कार्य को उसने इतना आसान समझा था, वह इतना समस्याग्रस्त हो सकता है। विराट की निगाहें उदासीन थीं क्योंकि वह फेंग यून को देख रहा था। अपनी मुट्ठी को कसते हुए ब्लैक टॉर्टोइस सील अपने शरीर को हिलाते हुए अपनी आस्तीन में लौट आया। कुछ ही झिलमिलाहट में उसका आकार रहस्यमय तरीके से जंगल के बाहर दिखाई दिया। वह जंगल के किनारे पहुंच गया और अपने कदम रोक दिए। उसने अपना सिर घुमाया और फेंग यून की ओर उदासीनता से मुस्कुराया, जिसका चेहरा अभी भी पीला था। अगर तुम्हें अभी भी संतुष्टि नहीं मिली है तो मेरे पीछे आओ, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। फेंग यून ने अपनी मुट्ठी कस ली, लेकिन वह आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं जुटा पाया क्योंकि उसे पता था कि यह क्षेत्र थोड़ा अजीब है। जैसे ही वह अंदर जाएगा, उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा गायब हो जाएगी। मेरा मनोरंजन करने के लिए धन्यवाद। अगर मौका मिला तो मैं इसे ज़रूर वापस कर दूंगा। विराट के होठों से एक व्यंग्यात्मक मुस्कान निकली जब उसने फेंग यून की ओर पीट करके हाथ हिलाया और जंगल की ओर कदम बढ़ाया, जबकि छाया ने उसके शरीर को घेर लिया था। हरामी।
फैंग यून ने अपने दांत पीस लिए और निराश होकर हार मान ली। जो टीमें दूर से देख रही थीं, वे भी अफसोस में आहें भर रही थीं। विराट बहुत शक्तिशाली था, हालांकि वे इस बात से अनजान थे कि जैसे ही विराट छाया में गया, उसका चेहरा तुरंत पीला पड़ गया और उसका हाथ भी कांपने लगा। इस समय उसके शरीर में आध्यात्मिक ऊर्जा हिंसक रूप से बढ़ रही थी। विराट की काली पुतलियां आग की तरह धधक रही थीं जब उसने अपने होठों के कोने को हल्के से खींचा। उसे इस असामान्यता का कारण पता था। उसकी आत्मा पर विपत्ति आ रही थी। अध्याय 592 आत्मा आपदा। अंधेरे जंगल में प्राचीन महल अभी भी बना हुआ था, जबकि शेन, विकास और अन्य दो चुपचाप अपने पैरों को मोड़कर बैठ गए। उनके चेहरे थोड़े पीले थे क्योंकि इस समय उनके शरीर के चारों ओर आध्यात्मिक ऊर्जा की लहरें असाधारण रूप से कमजोर थीं। स्पष्टतः उन्होंने अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा बहुत अधिक मात्रा में खर्च कर दी थी। विराट छिपे हुए आध्यात्मिक प्रांगण के बाहर खड़ा था और उसने कसकर बंद गेट पर नजर डाली। पिछली बार जब वह यहाँ आया था तो प्रांगण की आत्मा प्रकट हुई थी। हालांकि इस बार वह दिखाई नहीं दी क्योंकि पूरा छिपा हुआ आध्यात्मिक प्रांगण इस समय साधारण लग रहा था और अब प्रवेश संभव नहीं था। विराट ने अपनी छाती पकड़ ली और उसकी आंखों में आग की लपटें उठने लगीं। उसका पूरा शरीर इतना गर्म हो गया था कि उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा भी जलने लगी थी। यह इस बात का संकेत था कि आत्मिक आपदा आने वाली थी। विराट, क्या तुम ठीक हो? एक लड़की होने के नाते सुषमा ज्यादा चौकस थी क्योंकि उसने तुरंत देखा कि विराट का शरीर थोड़ा कांप रहा था और इसलिए वह उसे सहारा देने के लिए ऊपर गई। हालांकि जैसे ही वह विराट की त्वचा के संपर्क में आए, वह तापमान से तुरंत चौंक गई। कुछ खास नहीं, मेरी आत्मा का विनाश होने वाला है। विराट ने छिपे हुए आध्यात्मिक प्रांगण के द्वार पर बैठते ही अपना हाथ हिलाया। फिर उसने अपनी नज़र शेन और बाकी लोगों की ओर घुमाई और कहा, इस जंगल में आध्यात्मिक ऊर्जा का उपयोग करना असंभव है। हालांकि मैंने तुम लोगों को जो जेड प्लेट्स दी हैं, उनके साथ तुम इस क्षेत्र के प्रभावों की उपेक्षा करने में सक्षम हो जाओगे। हालांकि हम फिलहाल सुरक्षित हैं, लेकिन हम खुद को दो दो के समूह में बांट लेंगे ताकि हम आराम कर सकें, ताकि हमें कोई परेशानी न हो। शेन और बाकी लोगों ने उनकी बातों पर सहमति में सिर हिलाया। इसके अलावा यहाँ सॉवरेन स्पिरिचुअल लिक्विड की 4 बूंदें हैं। जब आप लोग अपनी ताकत वापस पालें तो उन्हें परिष्कृत करने की कोशिश करें। शायद वे फायदेमंद हों। विराट ने अपनी उंगलियों से झटका दिया क्योंकि क्रिस्टल लिक्विड की 4 बूंदें शेन और अन्य 3 की दिशा में उड़ गईं। चारों ने जल्दी से अपने हाथ बढ़ाकर उन्हें स्वीकार कर लिया। वे अपनी हथेलियों पर तैर रहे क्रिस्टल लिक्विड को घूर रहे थे और उनकी आंखों की गहराई से खुशी की लहरें उठ रही थीं। जाहिर है, उन्होंने उस सर्वोच्च आध्यात्मिक लिक्विड में निहित विशाल आध्यात्मिक ऊर्जा को महसूस किया था। वे पहले ही अपनी साधना में एक बाधा पर पहुंच चुके थे। यदि वे इस प्रभु आध्यात्मिक द्रव को परिष्कृत कर सकें तो वे एक और कदम आगे बढ़ा सकेंगे। विराट ने उन चारों को देखा जो खुशी से भरे हुए थे। वह हल्के से मुस्कुराया और अपने दिल में पूरी तरह से राहत महसूस की। उसके दिल से भारी थकान उभरी और उसने धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर लीं और उसका दिमाग उसके शरीर में डूब गया। उसे आत्मिक आपदा के लिए तैयार रहना था। जब विराट का मन उसके शरीर और आभा सागर में डूब गया तो उसने देखा कि उसकी आत्मा चुपचाप उसके आभा सागर में एक विशाल आध्यात्मिक प्रकाश चक्र के साथ बैठी हुई थी जो एक ग्रह वलय की तरह दिख रहा था। यह उसकी आत्मा के नीचे रखा गया था और धीरे धीरे घूम रहा था। ये दृश्य शानदार था। इस बार उसकी आत्मा पहले जैसी नहीं थी। इस आत्मा से उच्च तापमान फैल रहा था और ऐसा लग रहा था कि यह किसी भी क्षण आग की लपटों में बदल जाएगा, जिससे उसकी आत्मा जलकर नष्ट हो जाएगी। यह आत्मिक ज्वालाओं के एकत्र होने का संकेत था। आत्मा की लपटें ऐसी लपटें थीं जो आत्मा के भीतर से पैदा होती थीं। इस तरह की लपटें भौतिक शरीर के लिए हानिरहित थीं लेकिन आत्माओं के लिए बेहद घातक थीं। जिस क्षण वह आग को सहन करने में सक्षम नहीं था, इस बात की बहुत अधिक संभावना थी कि उसकी आत्मा जलकर राख हो जाएगी। साधना पथ में आत्मा मानव शरीर की 3 शक्तियों को एकत्रित करती है। इस प्रकार ये सबसे महत्वपूर्ण भाग था। यदि आत्मा नष्ट हो जाए तो न केवल व्यक्ति का साधना पथ नष्ट हो जाएगा, बल्कि उसकी चेतना भी लुप्त हो जाएगी और पीछे एक चेतना रहित शरीर रह जाएगा जो कठपुतली के समान होगा। 3 संप्रभु आपदाओं में आत्मा आपदा निस्संदेह उन सभी में सबसे खतरनाक परीक्षण थी। थोड़ी सी भी गलती आत्मा को नष्ट कर देती और उसे बचाने का कोई रास्ता नहीं था। इस प्रकार विराट ने भी इस संकट में लापरवाह होने की हिम्मत नहीं की। उसने अपने मन की इच्छा के अनुसार अपने हृदय में एक मुट्ठी हवा खींची, धीरे धीरे अपनी आत्मा में डूबता गया। जिस क्षण विराट का मन उसकी आत्मा में डूबा, उसकी आत्मा के चारों ओर लिपटी हुई झुलसती हुई आग ने उसे अनजाने में झकझोर दिया। तीव्र दर्द फैलने लगा। विराट की आत्मा के छोटे हाथ धीरे धीरे साधना मुहरों में बदल गए क्योंकि इसने स्वर्ग और पृथ्वी के बीच आध्यात्मिक ऊर्जा को निगलना शुरू कर दिया। आध्यात्मिक ऊर्जा के उसके मेरिडियन से गुजरने और परिष्कृत होने के बाद इसे उसके आभा सागर में इंजेक्ट किया गया और उसके बाद उसकी आत्मा के छोटे मुंह द्वारा अवशोषित किया गया।
जैसे जैसे उसकी आत्मा द्वारा अधिक से अधिक आध्यात्मिक ऊर्जा का उपभोग किया गया, उसकी आत्मा के चारों ओर का तापमान बढ़ता गया, जिससे झुलसने वाला दर्द और भी अधिक तीव्र हो गया। जैसे जैसे जलन बढ़ती गई, विराट की आत्मा की सतह अचानक चमकने लगी। उसके बाद एक छोटी सी लौ इकट्ठा होने लगी। वह छोटी सी लौ चमकीली और पारदर्शी थी, वह कांच की लौ की तरह थी। हालांकि वह छोटी सी लौ उसकी आत्मा को हिंसक रूप से कांपने का कारण थी। आत्मा पर उसका छोटा सा चेहरा दर्द से मुड़ गया था, उसका हाथ जो खेती की मुहरें बनाने के लिए इस्तेमाल किया गया था, लगातार कांप रहा था। आत्मा से एक अवर्णनीय दर्द फैल गया, ये दर्द उसकी आत्मा के जलने के समान था। जैसे जैसे समय बीतता गया, उसकी आत्मा की सतह पर और भी अधिक चमचमाती लपटें दिखाई देने लगीं। सिर्फ आधे घंटे में विराट की आत्मा पहले ही लपटों में घिर चुकी थी। उसकी आत्मा उसके आभा सागर में चमकती लपटों में समा गई थी। हालांकि दूर से देखने पर वे चमकती लपटें खतरनाक नहीं लग रही थीं, लेकिन विराट जानता था कि वह इस समय बेहद खतरनाक स्थिति में था। शकील और अशोक का सामना करने की तुलना में खतरा कहीं ज्यादा था। इस समय थोड़ी सी भी गलती उसे ऐसी कीमत चुकाने पर मजबूर कर सकती थी जिसे वह बर्दाश्त नहीं कर सकता था। हालांकि दिल को चीर देने वाले दर्द के बावजूद विराट ने अपने दांत भींचे हुए आगे बढ़ना जारी रखा, क्योंकि उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। ये वह कष्ट था जो हर साधक को संप्रभुता के क्षेत्र में चढ़ने के लिए अनुभव करना पड़ता था। केवल दर्द के इन चरणों के माध्यम से वह कोकून को तोड़ सकता है और एक तितली में विकसित हो सकता है, संप्रभु क्षेत्र की ओर कदम बढ़ा सकता है और एक वास्तविक विशेषज्ञ बन सकता है जिसका महान हजार दुनिया में हर कोई सम्मान करेगा। जैसे जैसे समय बीतता गया, विराट की आत्मा की आकृति धीरे धीरे धुंधली होती गई, क्योंकि दर्द उसकी चेतना को निगल रहा था। हालांकि इस बात की परवाह किए बिना कि तीव्र दर्द ने उस पर कैसा प्रभाव डाला, वह अभी भी अपनी चेतना के अंतिम हिस्से को बनाए रखता है। आत्मा के छोटे हाथ अभी भी बिना डगमगाए साधना मुहरों को बनाए रखते हैं। अभी तो उसे ये सब सहना ही था, चाहे कुछ भी हो। एक दिन तो दर्द की कटु सहनशीलता में ही बीत गया। एक दिन के आराम के बाद शेन, विकास और अन्य 2 लोगों ने अपनी ताकत वापस पा ली थी। उनकी आध्यात्मिक ऊर्जा और मन दोनों ही अपने चरम पर पहुंच गए थे, अब उनमें पहले जैसी कोई कमजोरी नहीं थी। जब वे चारों अपनी चरम स्थिति में आ गए, तो उन्होंने उसके चेहरे पर दिख रहे दर्द से समझा कि विराट आत्मिक आपदा से बाहर निकलने के अपने सबसे महत्वपूर्ण क्षण में था। इस प्रकार उन्होंने अपनी साधना को कुछ समय के लिए अलग रख दिया, तथा अपनी इंद्रियों को बढ़ाया, तथा उन समूहों को भगाया जो हार नहीं मान रहे थे, तथा जंगल में घुस गए। विराट ने उन्हें जो जेड प्लेट दी थी, उसके आधार पर वे यहाँ अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा का सहजता से उपयोग कर सकते थे, जबकि जो टीमें इस जंगल में घुसी थीं, उनकी आध्यात्मिक ऊर्जा दबा दी गई थी। शेन की 4 लोगों की टीम का सामना करते हुए वे कोई प्रतिरोध नहीं कर पाए। 2 दिन उनकी सुरक्षा में बीते। गुप्त आध्यात्मिक प्रांगण के बाहर विराट की आकृति चुपचाप एक पत्थर की तरह बैठी थी, एक भी झटका नहीं लगा। शेन और बाकी 3 लोग उसके चारों ओर फैले हुए थे और उन ऊंचे पेड़ों पर खड़े थे। उनकी निगाहें सतर्कता से तेज थीं और वे लगातार इधर उधर देख रहे थे। विराट अभी भी अपनी आत्मा आपदा से गुजर नहीं पाया है। अपने आसपास के बारे में सतर्क रहने के अलावा शेन ने असहाय होकर कहा, क्योंकि उसने विराट पर एक नज़र डालने के लिए समय लिया। उस समय जब हम अपनी आध्यात्मिक आपदा से गुजर रहे थे, तो हमें केवल 4 दिन लगे थे। हालांकि विराट की वर्तमान स्थिति को देखते हुए उसे हमसे ज्यादा समय लग सकता है। विकास ने हल्के से अपना सिर हिलाया। सामान्य परिस्थितियों में आध्यात्मिक आपदा 3 संप्रभु आपदाओं में सबसे कम समय लेती है। हालांकि इसमें खतरा तुलनात्मक रूप से सबसे ज्यादा था। यह आदमी अब और भी ज्यादा शक्तिशाली होता जा रहा है। शेन ने कड़वी मुस्कान दी। जब से उन्होंने ग्रेट स्पिरिचुअल एकेडमी टूर्नामेंट में प्रवेश किया है, उनकी ताकत भी बढ़ गई है। अभी वह और विकास पहले से ही सेकंड ग्रेट स्पिरिट डिजास्टर को आजमाने की क्षमता रखते हैं। ग्रेट स्पिरिचुअल एकेडमी टूर्नामेंट में भी उनकी ताकत को सबसे ऊपर माना जाता था। हालांकि जब खुद की तुलना विराट से की गई, तो वे थोड़े कमजोर लगे। विकास ने धीरे से आह भरी, क्योंकि उसकी नज़र थोड़ी जटिल हो गई थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि फ्रेशमैन जिसने एक बार उसकी 3 चालें प्राप्त की थीं, वह उससे इतनी तेजी से आगे निकल जाएगा कि वह सिर्फ 2 साल में भी उसके बराबर नहीं आ सकता था। सपना की दृष्टि वास्तव में बहुत अच्छी है, विकास ने कटुता से टिप्पणी की। उस समय उसने सपना की पसंद को अस्वीकार कर दिया था, क्योंकि विराट के पास उसके बराबर की योग्यता नहीं थी। लेकिन सच्चाई ने उसे समझा दिया कि जिस साधारण युवक को उसने तब माना था, वह साधारण से अलग निकल आया था। उसने अपने शानदार चरित्र का प्रदर्शन करते हुए कड़ी मेहनत की थी। विकास के आकर्षक चेहरे पर कड़वी मुस्कान देखकर शेन ने उसे सांत्वना देने के लिए उसके कंधों को थपथपाया। विकास ने सिर हिलाकर जवाब दिया, और जब वह बोलने ही वाला था, तो अचानक उसकी नज़र बदल गई और उसने अपनी नज़र आगे की ओर घुमा ली। उस दिशा से सीटी बजती हवा की आवाज़ आ रही थी। इसके अलावा जिस बात ने उसे और भी चौंका दिया, वह ये थी कि सीटी बजती हवा की आवाज़ से आध्यात्मिक ऊर्जा की लहरें निकल रही थीं।
क्या इस जंगल में वास्तव में कोई आध्यात्मिक ऊर्जा का उपयोग करने में सक्षम था? विकास और शेन ने एक दूसरे को देखा और उनकी नज़रें भारी हो गईं। इसके बाद उन्होंने हाथ का इशारा करके सुषमा और पवन को बुलाया। चारों ने एक साथ अपनी नज़रें पेड़ की काली छाया की ओर टिका दीं। सीटी बजाती हवा और भी तेज हो गई और छाया से दो आकृतियां प्रकट हुईं जो बिजली की गति से चमक रही थीं। जब दोनों आकृतियां प्रकट हुईं तो शेन के 4 सदस्यों के समूह को भारी राहत महसूस हुई, क्योंकि उनके चेहरों पर अपार खुशी झलक रही थी। 2 शख्सियतें थीं, सपना और निकिता। वे जानते थे कि जिस क्षण वे दोनों प्रकट होंगे वे पूरी तरह सुरक्षित होंगे। महान आध्यात्मिक अकादमी टूर्नामेंट में उन दोनों के संरक्षण में सिकिल भी विराट को नुकसान नहीं पहुंचा सकता था। अध्याय 593 रानी सपना ने अपनी शक्ति दिखाई। जब शेन, विकास और बाकी लोगों ने दोनों लड़कियों को देखा तो उनके चेहरे पर अपार खुशी छा गई। वे पिछले कुछ दिनों से विराट की सुरक्षा में लगे हुए थे। उन्हें डर था कि कोई आकर विराट की साधना में खलल न डाल दे। जिस क्षण सपना आए उसकी साफ पुतलियां विराट को देख रही थीं, जो साधना की अवस्था में था। उसके चेहरे पर जो चिंता का भाव था वह धीरे धीरे कम हो गया। वह आत्मा आपदा से गुजर रहा है। हालांकि निकिता ने विराट को आश्चर्य से देखा, क्योंकि उसने विचित्र लहरें महसूस की थीं। शेन और बाकी लोगों ने अपना सिर हिलाया। क्या आप लोग ठीक हैं? सपना ने पूछा। शेन और बाकी लोगों ने सिर हिलाकर कड़वाहट से मुस्कुराते हुए कहा, ये जगह खोजने के लिए विराट का शुक्रिया, अन्यथा हमारे लिए पीछे हटना मुश्किल होता। फैंग यून एक आसान प्रतिद्वंद्वी नहीं है। उसके पास मौजूद दिव्य कलाकृति बेहद मजबूत थी। विराट ने एक निश्चित कीमत चुकाई थी और इस तरह हम यहाँ पीछे हटने में सक्षम थे। ठीक है, उसकी आत्मा आपदा अधिक खतरनाक है। आमतौर पर जो लोग अपनी आत्मा आपदा से गुजर रहे थे उनकी स्थिति उनके चरम पर पहुंच गई थी। हालांकि विराट ने फैंग यून के साथ लड़ाई की थी और इस तरह उसे अपनी आत्मा आपदा से गुजरना पड़ा जब उसकी हालत सबसे अच्छी नहीं थी। फैंग यून, सपना की पुतलियों में ठंडक का एक धब्बा दिखाई दिया। स्पष्ट रूप से वह क्रोधित थी। शायद सेकिल ने फैंग यून को विराट पर हमला करने के निर्देश दिए थे। उस आदमी की योजना बहुत गहरी है। उसने हमें रोकने के लिए हर तरह के तरीके अपनाए ताकि फैंग यून को विराट से निपटने का समय मिल जाए। निकिता ने भी ठंडे भाव से बात की। शेन और बाकी लोगों ने उनकी बातों पर सिर हिलाया, फिर विराट की ओर देखा और आगे कहा, हमें नहीं पता कि विराट को कितना समय लगेगा। ऐसा लगता है कि सेकिल एक बार फिर अंकों के अंतर को खत्म कर देगा, जिसके लिए हमने इस समय अवधि में बहुत प्रयास किया था। अभी उनके अंक लगभग 1,10,000 अंकों के साथ रैंक 3 थे। सेकिल अभी भी लगभग 1,40,000 अंकों के साथ नंबर 1 पर बने हुए हैं। अगर विराट कुछ दिन और ले लेता तो उनके बीच का अंतर इतना बढ़ जाता कि उसे फिर से हासिल नहीं किया जा सकता था। सपना अपने ही विचारों में खो गई। अभी विराट और सेकिल के बीच की लड़ाई ने सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा हुआ था और वह नहीं चाहती थी कि दूसरे लोग विराट को नीची नज़र से देखें। निकिता, मैं चाहती हूं कि तुम कुछ दिनों के लिए यहाँ रहो जब तक कि विराट अपनी आत्मा की आपदा से नहीं गुजर जाता। सपना ने धीरे से कहा, क्योंकि उसने थोड़ी देर सोचने के बाद निकिता को देखा। तुम्हारे बारे में क्या? निकिता ने चौंक कर पूछा। मैं फिलहाल उनके साथ ही रहूंगी। कम से कम मैं अंतर बनाए रखना चाहूंगी। सपना ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन स्वाभाविक रूप से मैं आपके नुकसान की भरपाई के लिए आपको प्राप्त अंकों में से आधे अंक दूंगी। केवल उनके जैसे लोग ही रैंक के लिए जी जान से लड़ते हैं। निकिता ने अपने होठों को एक तरफ किया और आगे कहा, निश्चिंत रहें। कोई बात नहीं, विराट ने पहले भी मेरी मदद की है, इसलिए मैं स्वाभाविक रूप से उसकी भी मदद करूंगी। इसके लिए धन्यवाद। सपना ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया। जब शेन ने सुना कि सपना उन्हें बाहर लाने का इरादा कर रही है तो वे थोड़े अचंभित रह गए। हालांकि वे जानते थे कि सपना दिखने में जितनी सरल थी उतनी नहीं थी, फिर भी वे उसे अपने दिल में एक लड़की ही मानते थे। और इस समय उन्हें थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई कि सपना जैसी लड़की को उनके बीच बाधा खड़ी करनी पड़ी। निश्चिंत रहें, सपना के नेतृत्व वाली टीम विराट से किसी भी तरह से कमजोर नहीं होगी। हालांकि विकास मुस्कुराया। हालांकि सपना ने शुरू से ही अपनी असली ताकत कभी नहीं दिखाई थी, लेकिन वह जानता था कि उसके सामने ये लड़की विराट से किसी भी तरह से कमजोर नहीं थी। ठीक है, हम विराट को जागने पर एक सरप्राइज देंगे। सुषमा ने मुस्कुराते हुए अपना मुंह ढक लिया। शेन केवल एक कड़वी मुस्कान के साथ अपना सिर हिला सकते थे। निकिता ने सपना के पास जाकर धीरे से कहा, ऐसा लगता है कि आपका लक्ष्य कोई छोटा नहीं है। सपना ने अपनी पतली उंगलियों से उसके बालों को उसके कानों के पीछे खींचा। उसकी हरकत इतनी आकर्षक थी कि निकिता का दिल थोड़ा हिल गया। कुछ ही देर बाद उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान उभरी और उसने कहा, मैं सिकिल की नंबर 1 पोजीशन वापस छीनना चाहती हूँ, इसलिए मेरा लक्ष्य फैंग यून है। निकिता उसकी बातों से चौंक गई। वह जानती थी कि उसका लक्ष्य छोटा नहीं था, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि वह वास्तव में सिकिल की रैंकिंग छीनने की योजना बनाने की इतनी हिम्मत करेगी। इसके अलावा फैंग यून से निपटना भी आसान नहीं था,
क्योंकि उसके पास निम्न श्रेणी की दिव्य कलाकृति थी। निश्चिंत रहें, सपना को निकिता की चिंताओं के बारे में पता था क्योंकि वह मुस्कुरा रही थी। तो आप सावधान रहें। निकिता सपना के शब्दों पर केवल अपना सिर हिला सकी। चर्चा के बाद सपना वहां आधे दिन तक रुकी और बिना समय बर्बाद किए शेन, विकास और अन्य दो के साथ वहां से चली गई। निकिता ने मुस्कुराते हुए सपना को देखा। ऐसा लगता है कि महान आध्यात्मिक अकादमी टूर्नामेंट में अब शांति नहीं रहेगी। शायद अब समय आ गया है कि हर कोई इस लड़की की ताकत को जाने जो हमेशा विराट के पीछे खड़ी रही है। निकिता ने आलस्य से अपनी पतली भुजाओं को फैलाया और अपने गाल पर हाथ रखते हुए विराट की तरफ चली गई। उसने अपने होंठों को थोड़ा सा मोड़ा और ईर्ष्या भरे लहजे में बोली, इस आदमी ने सपना के लिए इतना कुछ करना सस्ते में चाहा है। 3 दिन जल्दी ही बीत गए। इन 3 दिनों के दौरान विराट अभी तक नहीं जागा था। हालांकि उसके शरीर की सतह अधिक से अधिक लाल होती जा रही थी क्योंकि उसके शरीर के अंदर से तेज गर्मी निकल रही थी, यहाँ तक कि अंतरिक्ष भी इससे थोड़ा विकृत हो गया था। तीव्र दर्द के कारण उसका चेहरा थोड़ा भयानक लग रहा था। स्पष्टतः उसकी आत्मिक आपदा अभी भी जारी थी। इस स्थिति में निकिता, जो उसकी रक्षा कर रही थी, भी असहाय थी क्योंकि आत्मिक आपदा के लिए व्यक्ति को अपनी क्षमता से ही इससे गुजरना पड़ता था। दूसरों के लिए उनकी मदद करने की कोई गुंजाइश नहीं थी। हालांकि निकिता को थोड़ी राहत मिली। विराट के चेहरे पर थोड़ी सी उलझन के बावजूद उसके शरीर में आध्यात्मिक ऊर्जा के बेकाबू होने के कोई संकेत नहीं थे। स्पष्ट रूप से उसने अपने दिमाग को निगलने नहीं दिया और थोड़ी सी चेतना बनाए रखी। इस स्थिति में जब तक विराट इसे सहन कर सकता था, उसके लिए आत्मिक आपदा से गुजरना केवल समय की बात थी। जिन 3 दिनों में विराट अपनी आत्मिक आपदा से गुजर रहा था, महान आध्यात्मिक अकादमी टूर्नामेंट हिल गया, जिसका कारण सपना थी। सपना जब टीम का नेतृत्व कर रही थी तब वह विराट जैसी नहीं थी। उसने रैंक 8 के बाद विराट की तरह जीत हासिल नहीं की। उसने सीधे रैंक 6 फैंग्यून पर अपना निशाना साधा था। उसकी हरकतें निस्संदेह दुस्साहसी थीं। आखिरकार हर कोई इस तथ्य से परिचित था कि शीर्ष 8 में शामिल टीमें महान आध्यात्मिक अकादमी टूर्नामेंट में सबसे शक्तिशाली थीं। उन टीमों में कई शक्तिशाली विशेषज्ञ थे, खासकर जब बात फैंग्यून जैसे किसी व्यक्ति की आती थी जिसके पास एक वास्तविक दिव्य कलाकृति थी। इस प्रकार जब सपना और फैंग्यून के टकराव की खबर फैली तो पूरे टूर्नामेंट में तुरंत ही हलचल मच गई। यहाँ तक कि विराट और सेकिल की लड़ाई की तुलना में भी उनके टकराव का स्तर किसी भी तरह से कम नहीं था। अंत में धरती हिला देने वाली लड़ाई फिर भी हुई। वह युद्ध बहुत ही भयंकर था क्योंकि हर कोई एक विशालकाय कड़ाही को हवा में ऊपर उठते हुए देख सकता था जो दिव्य प्रकाश उत्सर्जित कर रही थी तथा आकाश में ड्रैगन और बाघ की दहाड़ें गूंज रही थीं। यहाँ तक कि स्वर्ग और पृथ्वी में आध्यात्मिक ऊर्जा भी उबलती हुई प्रतीत हो रही थी। हालांकि कड़ाही इतनी शक्तिशाली होने के बावजूद हर कोई देख रहा था कि विशालकाय कड़ाही उसी समय दबा दिया गया जब तलवार की तीखी और गूंजती हुई आवाज गूंजी। युद्ध देखने वाला प्रत्येक व्यक्ति उस दृश्य को स्पष्ट रूप से देख सकता था। आसमान में एक भव्य तलवार का इरादा इकट्ठा हुआ और वह तलवारों के एक धरती को हिला देने वाले समुद्र में बदल गया। तलवारों का समुद्र एक तूफान की तरह था जो सीटी बजाते हुए आगे निकल गया। तलवार की आभा के प्रचंड तूफान ने उसके सामने खड़ी हर चीज को टुकड़े टुकड़े कर दिया। यहाँ तक कि निम्न श्रेणी की दिव्य कलाकृति, जिसे विराट अपनी पूरी ताकत लगाने के बावजूद भी तोड़ने में विफल रहा, ड्रैगन टाइगर कॉल्ड्रॉन तलवारों के समुद्र में तेजी से अपनी चमक खो बैठा। इसके बाद एक विशाल तलवार की रोशनी ने आकार ले लिया और आसमान से भारी वार किया। तलवारों का समुद्र बिखर गया और वह एक लंबी तलवार में बदल गया जो क्षितिज के पार सीटी बजाती हुई सपना के हाथों में लौट आए। आध्यात्मिक ऊर्जा और तलवार का इरादा, जिसे स्वर्ग और पृथ्वी भी झेल नहीं पाए थे, वह भी बिखर गया था। सभी ने देखा कि फैंग्यून के मुंह से खून बह रहा था और उसका चेहरा पीला पड़ गया था। स्पष्ट रूप से वह गंभीर रूप से घायल था। यह हृदय विदारक युद्ध का समापन था। अंत में फैंग्यून ने अनिच्छा से अपनी अकादमी पट्टिका सौंप दी। कुल 40,000 अंक सपना द्वारा सीधे जब्त कर लिए गए, जिससे विराट की टीम की अकादमी पट्टिका के अंक 1,10,000 से बढ़कर 1,50,000 हो गए और एक ही बार में सेकिल को पीछे छोड़ दिया, जिसके पास केवल 1,40,000 अंक थे। इसके बाद नंबर 1 स्थान का मालिक बदल गया। पूरा महान आध्यात्मिक अकादमी टूर्नामेंट हिल गया। इतने लंबे समय के बाद नंबर 1 की रैंक ने आखिरकार अपने तीसरे मालिक का स्वागत किया। ये वास्तव में वह लड़ाई थी जिसने पूरे टूर्नामेंट में सपना के नाम को गूंजने दिया। उसकी प्रतिष्ठा ने सेकिल और विराट को भी पीछे छोड़ दिया। आखिरकार उनके मुकाबले सपना को अपने रूप और स्वभाव के मामले में बढ़त हासिल थी। लेकिन जाहिर है निर्णायक बिंदु फैंग्यून के साथ उसकी लड़ाई थी। कुल मिलाकर वह अकेली थी जिसने इस पूरे टूर्नामेंट में शीर्ष 8 में शामिल टीम पर हमला करने की हिम्मत की। उस लड़ाई का अनुभव करने के बाद फैंग्यून की टीम शीर्ष 8 से बाहर हो गई। हालांकि अपनी क्षमता के साथ वह एक बार फिर से सिर्फ एक दिन में शीर्ष 8 में प्रवेश कर गया था।
हालांकि वह इस बार स्पष्ट रूप से बहुत कम प्रोफाइल रख रहा था क्योंकि उसने फिर से चुनौती देने का कोई संकेत नहीं दिखाया। ये स्पष्ट था कि सपना ने उसकी इच्छा को पूरी तरह दबा दिया था। नंबर 1 रैंकिंग बदल जाने के बाद हर कोई उत्सुक था और शकील की प्रतिक्रिया का इंतजार कर रहा था। बाद के चरित्र को देखते हुए वह निश्चित रूप से ऐसा व्यक्ति नहीं था जो इतनी आसानी से नंबर 1 की रैंकिंग छोड़ देता। जब हर कोई शकील के आने का इंतजार कर रहा था तभी विराट ने आखिरकार धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं और स्पाइक ट्री जंगल की गहराई में देखा। उसकी काली पुतलियां ऐसे चमक रही थीं मानो अंदर से क्रिस्टल क्लियर लपटें उठ रही हों। वह अंततः अपनी आत्मिक आपदा से गुजर चुका था। अध्याय 594 आपदा सफलता। जैसे ही विराट ने अपनी आंखें खोलीं, उसकी काली पुतलियों के भीतर से क्रिस्टल सी स्पष्ट लपटें धधकती हुई प्रतीत हुईं, जिससे उसकी पुतलियां शुद्ध और स्पष्ट दिखाई देने लगीं। विराट के मुंह से धीरे धीरे सांस की एक गांठ निकल रही थी जिसमें हल्का सा तेज बुखार था। तेज बुखार की वजह से उसके आसपास की जगह में भी छोटे छोटे निशान दिखाई दे रहे थे, जैसे कि जली हुई गंध भी निकल रही हो। आखिरकार मैं सफल हो गया। विराट की पुतलियों में लगी आग तुरंत शांत हो गई और वह सामान्य स्थिति में आ गया। उसका कसा हुआ शरीर ढीला पड़ गया, मानो उसे बोझ से मुक्ति मिल गई हो, क्योंकि उसे लगा कि उसकी आत्मा से होने वाला तीव्र जलन वाला दर्द भी कम हो रहा है। वह पहले ही अपनी आत्मिक आपदा में सफल हो चुका था। बधाई हो। उसके पीछे से एक बेकार सी आवाज गूंजी। अपना सिर पीछे घुमाकर विराट ने देखा कि एक आकर्षक चेहरा, जिसका हाथ पत्थर की सीढ़ियों पर टिका हुआ था, उसे पूरी मुस्कान के साथ घूर रहा था। विराट ने जब निकिता को देखा तो वह थोड़ा चौंक गया। हालांकि वह जल्दी ही अपने सदमे से उबर गया क्योंकि उसे समझ में आ गया कि वह वहां क्यों थी। धन्यवाद। जब वह अपनी साधना में लीन था तो निकिता अवश्य ही उसके पास रहकर उसकी रक्षा कर रही होगी। निकिता ने अपने जैद जैसे हाथों को लहराया जबकि उसकी फीनिक्स जैसी आंखें विराट पर नजर गड़ाए हुए थीं। आत्मिक आपदा की भावना कैसी है? विराट ने मुस्कुराते हुए धीरे से अपनी मुट्ठी भींची। बहुत शक्तिशाली। वह अपने शरीर में आध्यात्मिक ऊर्जा के शक्तिशाली उछाल को महसूस कर सकता था। आध्यात्मिक आपदा से गुजरने से पहले की तुलना में यह निश्चित रूप से बहुत अधिक शक्तिशाली था। इससे पहले जब वह उन शक्तिशाली टीमों को हरा रहा था तो यह बहुत आसान होता अगर उसके पास आध्यात्मिक आपदा की साधना होती। आखिरकार चाहे उसकी लड़ने की शक्ति कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा कितनी भी शक्तिशाली हो सकती है, इसकी एक सीमा थी। अगर वह आध्यात्मिक ऊर्जा आपदा के समय से आध्यात्मिक ऊर्जा की तुलना करता तो ये स्वाभाविक रूप से सिकिल और फैंग यून जैसे विरोधियों से बहुत कमतर थी, जो शक्तिशाली आध्यात्मिक आपदा विशेषज्ञ थे। मेरी आत्मा भी मजबूत हो गई है। विराट ने अपने मन में इच्छा की। उसके सिर के चारों ओर आध्यात्मिक प्रकाश फैल गया क्योंकि उसके सिर के ऊपर एक समान दिखने वाली आत्मा प्रकट हुई। उसकी आत्मा की वर्तमान स्थिति में स्पष्ट रूप से एक बड़ा परिवर्तन आया था। उसका छोटा शरीर और भी अधिक चमकदार और पारदर्शी हो गया था, जैसे कि वह कांच से बना हो। उसकी आत्मा के हाथों ने एक गंभीर अभिव्यक्ति के साथ एक मुहर बनाई जिसमें एक पवित्र उपस्थिति थी। विराट की आत्मा ने अपनी आंखें खोलीं और उसने अपना छोटा हाथ हिलाया। एक पल में इस स्वर्ग और पृथ्वी के बीच मौजूद आध्यात्मिक ऊर्जा तेजी से एकत्रित हो गई। आत्मा आध्यात्मिक ऊर्जा के प्रति बेहद संवेदनशील थी। इस प्रकार आत्मा जितनी मजबूत होगी, आध्यात्मिक ऊर्जा के प्रति उसका नियंत्रण और इंद्रियां उतनी ही मजबूत होंगी। इस बिंदु तक साधना करने पर आत्मा लगभग एकसार बन गई थी क्योंकि यह अब दिखने में भ्रामक नहीं थी और उनकी आत्मा की साधना को एक छोटी सी सफलता माना जा सकता था। भले ही उनका भौतिक शरीर नष्ट हो गया हो, जब तक उनकी आत्मा बच निकलने में कामयाब रही तब तक उनके पास अपने भौतिक शरीर को सुधारने और पुनर्जन्म लेने का मौका होगा। स्वाभाविक रूप से आध्यात्मिक आपदा साधना के मार्ग में सबसे महत्वपूर्ण मोड़ थी क्योंकि यह संप्रभु क्षेत्र के लिए एक आधारशिला थी। जब तक आत्मा पर्याप्त रूप से शक्तिशाली थी तभी कोई सच्चा संप्रभु बन सकता है। आत्मा आपदा के 3 स्तर थे जो 3 क्लेशों के अस्तित्व को दर्शाते थे। हालांकि वे सभी संप्रभु राज्य के लिए तैयारियां थीं। विराट की आत्मा आध्यात्मिक प्रकाश में टिमटिमा रही थी क्योंकि वह उसके शरीर में वापस आ रही थी। उसने अपना शरीर फैलाया। अपने शरीर से चटकने की आवाज सुनकर उसने अनजाने में आराम से सांस ली। कष्टों के एक के बाद एक स्तरों से गुजरने और मजबूत बनने की अनुभूति बहुत विचित्र थी। विराट ने खड़े होकर चारों ओर देखा। कुछ देर बाद उसने संदेह से पूछा, सपना कहाँ है? क्या वह तुम्हारे साथ नहीं है? बधाई हो, आपके नेतृत्व वाली टीम अंक रैंकिंग में नंबर 1 है। निकिता ने अपनी उंगलियां फड़फड़ाईं जैसे ही एक अकादमी पट्टिका विराट की ओर उड़ी। विराट ने इसे प्राप्त करते ही थोड़ा आश्चर्य व्यक्त किया और अपनी नज़र घुमाई। जब उसने अंक रैंकिंग में नंबर 1 को देखा तो वह दंग रह गया। रैंक 1 नॉर्दर्न हेवेंस स्पिरिचुअल एकेडमी, कैप्टन विराट, 1,50,000 अंक। रैंक 2 सेंट स्पिरिचुअल एकेडमी, कैप्टन सिकिल, 1,40,000 अंक। ये सपना का काम है। विराट अचंभित रह गया। हाँ,
निकिता ने एक प्यारी सी हंसी बनाई जब उसने अपने हाथ से अपनी थोड़ी को सहारा दिया। उसकी आकर्षक निगाहें विराट पर टिकी हुई थीं। उसने फैंग यून को हराया और उसके आधे अंक हासिल किए। इस प्रकार उसने सफलतापूर्वक शकील को पीछे छोड़ दिया और नंबर 1 को बदल दिया। अभी सपना ग्रेट स्पिरिचुअल एकेडमी टूर्नामेंट में सबसे चमकदार व्यक्ति है। शायद तुम और शकील भी इस मामले में उसके सामने अतुलनीय हो। बोलते बोलते वह चिढ़ाने वाले लहजे में बोलती रही, कैसा है? सपना ने कुछ ऐसा हासिल किया है जो तुम कभी हासिल नहीं कर पाए। क्या तुम इससे प्रभावित महसूस कर रहे हो? विराट ने कुछ देर तक अकादमी पट्टिका को देखा, फिर मुस्कुराया। कम से कम मैं इससे प्रभावित नहीं हूँ। उसकी प्रतिभा के कारण उसका चकाचौंध होना स्वाभाविक था। मैंने कभी उससे खुद को संयमित करने के लिए नहीं कहा। शायद वह अच्छी तरह जानती थी कि वह कितनी चमकदार थी। इसलिए जब से उसने नॉर्दर्न हेवन स्पिरिचुअल एकेडमी में प्रवेश किया है, वह खुद को नियंत्रित करने की पूरी कोशिश कर रही है और चुपचाप मेरे बगल में खड़ी है। हालांकि मुझे उम्मीद है कि वह कभी कभी खुद को प्रकट कर सके जैसी वह चाहती है। निकिता ने विराट की ओर देखा, जिसकी नज़र इस समय असाधारण रूप से कोमल थी। उसने महसूस किया कि विराट को सपना से कितना गहरा लगाव था और उसी समय वह कुछ पल के लिए चुप हो गई। फिर बोली, उसने तुम्हारी भावनाओं की चिंता के कारण खुद को रोक लिया। वह तुम्हारे लिए कोई अनावश्यक परेशानी नहीं लाना चाहती थी। विराट ने हल्के से अपना सिर हिलाया। उसने अपना सिर उठाया और जंगल में छोटी सी दरार से आती रोशनी की किरण की झलक देखी और अपना हाथ बढ़ाया। जैसे ही वह रोशनी में से गुजरा, एक भारी आवाज, साथ ही अधिक दृढ़ संकल्प और आत्मविश्वास गूंज उठी। मुझे पता है कि वह कितनी चमकदार है। शायद भविष्य में हमारे बीच कोई और भी शक्तिशाली व्यक्ति खड़ा हो सकता है, लेकिन चाहे कुछ भी हो, मैं कभी हार नहीं मानूंगा। मैंने उससे वादा किया है कि एक दिन मैं एक पूर्ण विशेषज्ञ बन जाऊंगा। उस समय कोई भी मुझे उसका हाथ थामने से नहीं रोक पाएगा। भारी और फीकी आवाज इस जंगल में फैल गई, जिससे निकिता स्तब्ध रह गई। उसने अपना सिर ऊपर उठाया और दुबले पतले व्यक्ति को देखा। सुंदर युवक के शरीर पर सूरज की रोशनी चमक रही थी, जो उसे रोशनी की एक परत में ढक रही थी। उसकी आंखों में कोई डर या झिझक नहीं थी। वह एक योद्धा की तरह था जो एक नया रास्ता बना रहा था, आगे बढ़ रहा था और न तो पछताएगा और न ही हिचकिचाएगा। पूर्ण विशेषज्ञ। निकिता की पतली उंगलियां उसके बालों को सहला रही थीं और वह खुद से ही कुछ कह रही थी। उसकी नज़र थोड़ी जटिल थी। इस दुनिया में बहुत सारे प्रतिभाशाली लोग हैं, लेकिन उनमें से कितने लोग एक पूर्ण विशेषज्ञ बनने में सक्षम हैं, जो पूरे महान हजार दुनिया को डराते हैं। हालांकि उसके सामने खड़े युवक की स्थिर निगाहों ने उसके दिल को थोड़ा हिला दिया और वह थोड़ी स्तब्ध हो गई। इसके बाद उसने महसूस किया कि विराट की नज़र उसकी ओर देख रही थी और उसके चेहरे पर रुक गई। निकिता के चेहरे पर लालिमा उभर आए और वह शांत हो गई। उसने तुरंत विराट की नज़रों से बचते हुए अपने होंठ एक तरफ कर लिए। शकील को हराने के बाद एक पूर्ण विशेषज्ञ बनने की बात करें, वह आदमी इतना आसान नहीं है। विराट ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। वास्तव में वह सरल नहीं है। हालांकि उसके लिए मुझे हराना भी कोई आसान बात नहीं है। आत्मविश्वास, मुझे ये पसंद है। निकिता ने शान से खड़े होकर विराट के कंधों पर अपना हाथ थपथपाया। तुम्हें भी लड़के पसंद हैं? विराट ने आश्चर्य से कहा। हालांकि जैसे ही उसने ये शब्द कहे, उसे बुरा लगा। जैसी कि उम्मीद थी, उसके सामने खड़ी निकिता ने अपनी भौहें सिकोड़ ली और विराट का कॉलर पकड़ लिया और अपने बर्फीले हाव भाव को व्यक्त करते हुए दांत पीसते हुए कहा, तुमने क्या कहा? विराट ने सूखी हंसी में अपनी नज़रें दूसरी ओर घुमा लीं। तुम्हारी माँ, मुझे सिर्फ लड़कों के करीब रहना पसंद नहीं है। अगर मुझे कोई लड़का पसंद आता है तो मैं स्वाभाविक रूप से उसकी आज्ञा का पालन करूंगी। ऐसा नहीं है कि मुझे कोई समस्या है। शर्माते हुए निकिता को देखते हुए विराट ने अजीब तरह से अपनी नाक रगड़ी। उसने निकिता की कमजोरी पर कदम रख दिया था। अन्यथा कोई उसके जैसा व्यक्ति खुद को संबोधित करने के लिए तुम्हारी माँ, मैं का उपयोग कैसे कर सकता है? ठीक है, मैं गलत हूँ। विराट ने अपना हाथ ऊपर उठाया। उसने निकिता को एक नज़र देखा और उसके पहले के शब्दों के बारे में थोड़ा उत्सुक था। वह बहुत उत्सुक था। निकिता जैसी घमंडी लड़की कितनी आकर्षक होगी अगर वह किसी लड़के के लिए गिरते समय शांत और प्यारी हो। निकिता ने शांत होते हुए ठंडी सांस ली। हालांकि जब उसे एहसास हुआ कि वह विराट के कॉलर को खींच रही है और लगभग उससे चिपक गई है, तो उसने जल्दी से अपनी पकड़ छोड़ दी और उसे दूर धकेल दिया। हालांकि उसके चेहरे पर लाली बहुत अधिक थी और उसकी दिल की धड़कन बढ़ गई थी। वह केवल इस शापित साथी को कोस सकती थी जिसने उसकी शांति को भंग कर दिया था। चलो हम भी चलें। विराट ने अब निकिता को उकसाने की हिम्मत नहीं की, जैसा कि उसने सूखी हंसी के साथ सुझाया था। निकिता ने फिर से नाक भान से कुड़ी, क्योंकि अब उसे विराट की कोई चिंता नहीं थी और वह पहले उड़ गई। विराट भी जंगल के ऊपर आसमान में दिखाई देते हुए मुस्कुराया। इसके बाद उसने अपने हाथों से मुहरें बनाई और उसकी हथेली से प्रकाश की एक विशाल अंगूठी फैली और तेजी से फैल गई।
जैसे ही प्रकाश का हरा घेरा फैला, उसके नीचे जंगल में लगे कांटेदार पेड़ प्रकाश की काली किरणों में बदल गए और उसके हाथ में मौजूद प्रकाश प्रभामंडल में उड़ गए। कुछ ही मिनटों बाद इस जंगल का आधे से अधिक हिस्सा खाली हो गया। ये दृश्य देखकर विराट आखिरकार रुक गया, क्योंकि गहरे हरे रंग का प्रभामंडल गायब हो गया था। उसने एक लंबी सांस ली और अपनी नज़र उत्तर पश्चिम दिशा की ओर घुमाई। उसकी काली पुतलियों में ठंडक दौड़ गई। उन्हें पहले से ही अंदाजा था कि यह जल्द ही फाइनल होगा। आओ इस बार असली लड़ाई लड़ें। सेकिल। अध्याय 595 अकादमी पट्टिका को प्रज्वलित करना। हरे भरे पहाड़ जमीन पर ऊंचे ऊंचे खड़े थे और पर्वत श्रृंखला दृष्टि के अंत तक फैली हुई थी। इस क्षेत्र में आवाज़ें थोड़ी शोरगुल वाली थीं, क्योंकि सभी तरह की हलचलें इकट्ठी होकर आसमान में उड़ रही थीं। इस क्षेत्र में आराम करने के लिए कई टीमें इकट्ठी हुई थीं। हालांकि ग्रेट स्पिरिचुअल एकेडमी टूर्नामेंट में कोई निर्दिष्ट सुरक्षित क्षेत्र नहीं था, लेकिन स्वाभाविक रूप से लोगों के साथ स्थानों पर नियम और कानून स्थापित किए गए थे। उदाहरण के लिए, इस विश्राम क्षेत्र को लेते हुए यहां आने वाले अधिकांश लोग अपने हथियार आराम करने के लिए रख देते थे, जिससे सभी को क्रोधित होने से बचाने के लिए उनकी लड़ाई रुक जाती थी। इस पर्वत शिखर के हर कोने में लोग आपस में बातें करते हुए एकत्र थे। यहाँ तक कि इस क्षेत्र का वातावरण भी सौहार्दपूर्ण था। इस समय जो टीमें आपस में बातें कर रही थीं, उनकी निगाहें पास ही स्थित एक पर्वत शिखर पर टिक गईं। उस शिखर पर लगभग 10 लोगों का एक समूह था। उस समूह में एक दुबली पतली और सुंदर आकृति थी जिसने सबसे ज्यादा लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा। यह एक लड़की थी जिसने नेवी ब्लू रंग की ड्रेस पहनी हुई थी। उसका चेहरा लगभग पूरी तरह से आकर्षक था। उसके चांदी जैसे बाल बहुत खूबसूरत लग रहे थे, जैसे कि वह चांदी की नदी हो। उसकी क्रिस्टल क्लियर पुतलियों में धूल का कोई निशान नहीं था, जो आकर्षक लग रहा था। लड़की चुपचाप बैठ गई, यहाँ तक कि उसका चेहरा भी शांत और स्थिर था। उसे चारों तरफ से आ रही निगाहों से कोई फर्क नहीं पड़ा। वह सुंदरता और शालीनता का आभास दे रही थी। जो लोग उस पर नजरें गड़ाए हुए थे, उनमें से हर एक की आंखों की गहराई में मुग्ध भावनाओं का एक धब्बा था। ऐसी असाधारण लड़की पर शायद ही कोई मुग्ध न हो। हालांकि उसके स्वभाव और सुंदरता से मदहोश होने के बावजूद यह अप्रत्याशित था कि कोई भी उसके पास जाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। वे सभी अच्छी तरह से जानते थे कि उनके सामने ये लड़की अंक रैंकिंग की नंबर 1 थी। वह एक भयावह अस्तित्व थी जिसने फैंग यू को हराया था और सेकिल को पीछे छोड़ा था। सपना। ऐसा नाजुक और आकर्षक नाम कुछ ही दिनों में महान आध्यात्मिक अकादमी टूर्नामेंट में सबसे चमकदार सितारा बन गया। यहाँ की कुछ टीमों का सामना पिछले कुछ दिनों में लड़की की अगुवाई वाली टीम से हुआ था, लेकिन नतीजा साफ था। अपनी मेहनत से जो अंक उन्होंने हासिल किए, वे ही उस लड़की के लिए युद्ध की लूट बन गए। असामान्य रूप से, इस तथ्य के बावजूद कि उन्होंने अपने अंक खो दिए, वे अपने दिल में इसके बारे में बहुत क्रोधित नहीं थे। इसके विपरीत उनके दिलों में एक लुभावनी आकृति पीछे रह गई। वे इस बात को सोचकर थोड़े शर्मिंदा थे और लगातार खुद को एक घातक महिला की याद दिलाते रहते थे। एक ऐसी सुंदरता जो एक देश को तबाह कर सकती है। वे अपने और उस लड़की के बीच के बड़े अंतर से अच्छी तरह वाकिफ थे। उसकी सुंदरता और योग्यता भविष्य में उसकी प्रतिभा का सबूत थी। जैसे ही वे सभी ध्यान के केंद्र में थे, सपना ने अभी भी पहाड़ की चोटी पर अपनी आंखें बंद कर रखी थी। हवा का एक झोंका उसके लंबे बालों को ऊपर उठा रहा था, हवा के साथ नृत्य कर रहा था और एक हल्की सुगंध फैला रहा था। सपना, सेकिल की टीम ने हमसे 2000 अंक और आगे बढ़ा दिए, शेन ने अचानक सपना के पीछे से कहा जब वह अकादमी पट्टिका को देख रहा था। वह आदमी हमारे पीछे लगा हुआ है। विकास ने अपनी भौहें सिकोड़ लीं। जब से उन्होंने सेकिल को पीछे छोड़ा है, तब से वह स्पष्ट रूप से अंधेरे में चल रहा था, क्योंकि वह उनकी रैंकिंग को पार करने के प्रयास में अंक हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा था। यही कारण था कि वे इन दिनों इतने व्यस्त थे। सपना के नेतृत्व में वे अंक हासिल करने के लिए इधर उधर भटकते रहे। हालांकि ये सौभाग्य की बात थी कि फैंग यू को हराने के बाद सपना ने अब उन शक्तिशाली टीमों के पीछे नहीं भागा और उन टीमों के पीछे भागना चुना जो अपनी ताकत का बहुत अधिक उपयोग नहीं करेंगी। हालांकि यह तरीका अंक प्राप्त करने के मामले में धीमा था, लेकिन ये स्पष्ट रूप से एक सुरक्षित तरीका था। विराट जैसी कोई दूसरी स्थिति नहीं होगी जिसने रैंक 8 से नीचे की सभी शक्तिशाली टीमों को हराया था और अपनी ताकत की भारी थकावट का अनुभव किया था। लगातार लड़ाइयों की इस श्रृंखला में शेन और विकास की ताकत बढ़ती गई। विराट द्वारा दिए गए सॉवरेन स्पिरिचुअल लिक्विड की एक बूंद का उपयोग करके वे द्वितीय श्रेणी की आत्मा आपदा को तोड़ने में कामयाब रहे। जहां तक सुषमा और पवन की बात है, वे दोनों अपनी आत्मा आपदा को सफलतापूर्वक तोड़ने में सक्षम थे। इस प्रकार एक टीम के रूप में उनकी ताकत शिखर तक बढ़ गई। अभी चाहे उनके कप्तान या सदस्य कोई भी हों, सभी के पास उन शक्तिशाली शीर्ष टीमों के बराबर ताकत थी। टीम में असमान ताकत होने का मुद्दा खत्म हो गया था। सपना ने तुरंत अपनी आंखें खोली और अकादमी पट्टिका पर नजर डाली। वे अभी भी 1,60,000 अंकों के साथ नंबर 1 सिंहासन पर काबिज थे। सेकिल 1,53,000 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर था। उनके अंकों में अंतर बहुत कम था।
तो फिर चलो चलते रहें। सपना खड़ी हो गई, उसकी पोशाक उसकी पतली कमर को पूरी तरह से उभार रही थी। उसकी त्वचा जैद जैसी थी क्योंकि जब सूरज की रोशनी उस पर पड़ती थी तो उसमें से एक चमकदार रोशनी निकलती थी। दूसरों के लिए उससे नज़र हटाना मुश्किल था। उसकी बातें सुनकर शेन, विकास और अन्य 2 लोग तुरंत उठ खड़े हुए। कुछ देर आराम करने के बाद उनके शरीर में आध्यात्मिक ऊर्जा पुनः आ गई थी। पिछले कुछ दिनों में उन्होंने व्यक्तिगत रूप से सपना की ताकत देखी थी और अच्छी तरह से समझ लिया था कि उनके सामने खड़ी ये लड़की अपनी ताकत कितनी गहराई में छुपाए हुए थी। समूह आगे बढ़ने के लिए तैयार होकर खड़ा हो गया, लेकिन जब वे आगे बढ़ने ही वाले थे तभी दूर आसमान से हवा की तेज आवाज आई। उसके बाद 2 आकृतियां बिजली की गति से तेजी से उड़ती हुई ऊपर आईं। सपना ने अपने कदम रोक दिए क्योंकि वह क्षितिज पर उड़ती 2 आकृतियों को देख रही थी। पूरे समय उसकी आंखें शांत थीं, बिना किसी लहर के, लेकिन इस समय उसकी आंखों में खुशी उमड़ रही थी। इस क्षेत्र में मौजूद हर व्यक्ति ने लड़की की अचानक से जोश भरी, आकर्षक आंखों को देखा और वे अपनी आंखों को चमकने से रोक नहीं पाए। कुछ ही देर बाद उन्होंने अपनी निगाहें उस दिशा में घुमाईं जहां 2 आकृतियां आ रही थीं। वह कौन था जो इतनी शांत लड़की को उसके दिल की गहराइयों से खुशी प्रकट करने के लिए मजबूर कर सकता था? सरसराहट। बहुत सी निगाहों के सामने आसमान में तेजी से 2 रोशनी की धारियां दिखाई दीं। जब रोशनी खत्म हुई तो एक पुरुष और एक महिला की आकृति चमक उठी। विराट आसमान में खड़ा था। उसका शरीर दुबला पतला था और चेहरा सुंदर था। इस समय वह अपने नीचे बैठी लड़की को कोमल निगाहों से देखते हुए मुस्कुरा रहा था। उसके बगल में निकिता खड़ी थी। उसका सुनहरा युद्ध कवच उसकी छाती और उसकी सुंदर कमर के चारों ओर लिपटा हुआ था। उसकी स्कर्ट के नीचे बर्फ की तरह सफ़ेद त्वचा का एक टुकड़ा था। सपना की तुलना में उसका रूप किसी भी तरह से कम नहीं था। उसका घमंडी स्वभाव उसकी हड्डियों की गहराई से निकल रहा था। चाहे वह कब भी हो, उसका वह स्वभाव कभी कमज़ोर नहीं हुआ। यह विराट है। ग्रेट स्पिरिचुअल एकेडमी टूर्नामेंट में भाग लेने वाली ज़्यादातर टीमों के लिए विराट की शक्ल कोई नई बात नहीं थी। जैसे ही उन टीमों ने उसे देखा, वे अपनी आवाज़ में ज़बरदस्त ईर्ष्या के साथ चिल्ला उठे। ये ईर्ष्या स्वाभाविक रूप से विराट के प्रकट होने के बाद सपना के चेहरे पर दिखाई देने वाली मुस्कान पर केंद्रित थी। वह मोहक मुस्कान। विराट आकाश से नीचे उतरा और सपना के बगल में उतरा। उसने लड़की के चेहरे पर मुस्कान देखी और उसकी नज़र और भी कोमल हो गई। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और लड़की के माथे पर बालों को सहलाते हुए कोमल स्वर में कहा, तुमने बहुत मेहनत की है। मैं भी टीम का सदस्य हूँ, यह मेरा दायित्व है। सपना ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, लेकिन चूंकि कप्तान वापस आ गया है तो आप कप्तान का स्थान वापस ले सकते हैं। सपना ने अकादमी पट्टिका विराट को सौंप दी और उसे एक दुर्लभ आकर्षक पलक झपकाए। इस दृश्य ने उन सभी के दिलों को रोक दिया जिनका ध्यान उस ओर था। पिछले कुछ दिनों में जब वे सपना से मिले थे तो उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, तब भी नहीं जब वह फेंगयुन जैसे विशेषज्ञ का सामना कर रही थी। लेकिन अभी वह एक आदमी के सामने इतनी प्यारी लग रही थी कि उन्हें दुख और विलाप हो रहा था। विराट ने जब उसकी बातें सुनी तो वह मुस्कुराया और उसने अकादमी की पट्टिका को पकड़ने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। उसी समय उसने सपना का हाथ भी पकड़ लिया था। विराट द्वारा अपना हाथ पकड़े जाने पर सपना के चेहरे पर हल्की सी लाली आ गई। उसने हल्के से संघर्ष किया लेकिन यह अप्रभावी था, इसलिए वह केवल विराट को थोड़े गुस्से से घूर सकती थी। विराट ने इधर उधर देखा और पाया कि बहुत से लोग उसे घूर रहे थे। वह उन निगाहों से थोड़ा भ्रमित था। उसे पता नहीं था कि उसने अपने कामों से इतनी ईर्ष्या आकर्षित की है। चलो चलते हैं, तुमने इस पद के लिए कड़ी मेहनत की है। मैं किसी और को इसे हथियाने नहीं दूंगा, विराट ने सपना को देखते हुए कहा। सपना ने हल्के से मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया। बजर्स। हालांकि जैसे ही विराट ने अपना भाषण समाप्त किया, उसके हाथ में मौजूद अकादमी पट्टिका से एक भिनभिनाने वाली आवाज़ आई, क्योंकि उसमें से एक शानदार रोशनी निकली। उसी समय इस क्षेत्र में कप्तानों द्वारा रखी गई सभी अकादमी पट्टिकाओं से भी एक शानदार रोशनी निकली। जब सभी ने अपनी अकादमी पट्टिकाएं उठाईं तो वे थोड़े हैरान थे। हालांकि जब उन्होंने इसे देखा तो उनके चेहरे काफ़ी बदल गए। सिकिल, जो पॉइंट रैंकिंग में दूसरे स्थान पर था, ने आश्चर्यजनक गति से तरक्की की। एक पल में उसने 1,50,000 अंकों से 2 लाख अंकों तक की भयानक वृद्धि के साथ विराट को पीछे छोड़ दिया। उसके अंक 50,000 से अधिक बढ़ गए। ये कैसे संभव है? किसी ने आश्चर्य से कहा। वे सिकिल के अंकों में अचानक वृद्धि के पीछे का कारण नहीं समझ पाए क्योंकि शीर्ष 8 में से कोई भी अंक रैंकिंग से बाहर नहीं हुआ था। अगर कोई टीम बाहर नहीं हुई तो इसका मतलब है कि सिकिल ने शीर्ष 8 में किसी टीम को नहीं हराया। लेकिन उसे इतने सारे अंक कैसे मिले? क्षितिज पर एक भूकंपकारी हलचल मच गई तथा अनगिनत चौंकी हुई निगाहें विराट की ओर टिक गईं। विराट के चेहरे पर लटकी मुस्कान धीरे धीरे गायब हो गई क्योंकि उसने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। लेकिन बोलने से पहले उसकी पुतलियां फिर से सिकुड़ गईं। उसने देखा कि सिकिल का नाम अचानक प्रज्वलित हो उठा।
यहाँ तक कि सपना और निकिता के चेहरे भी काफी बदल गए, क्योंकि वे जानते थे कि उनके नाम को जलाने का कारण क्या था। इसका मतलब था कि शकील और उसकी टीम ने अपनी अकादमी पट्टिका को जला दिया था। शकील अंतिम लड़ाई शुरू करने का इरादा कर रहा था। अध्याय 596 अंतिम युद्ध की शुरुआत। शकील ने अपनी अकादमी पट्टिका प्रज्वलित कर दी थी। इस क्षेत्र में कोलाहल मच गया। हर टीम के कप्तान अपने हाथों में अकादमी पट्टिकाओं को घूर रहे थे। उनकी आंखें जलती हुई न्यूमेरो यूनो रैंकिंग पर टिकी थीं, क्योंकि उनके चेहरों पर तरह तरह के भाव लिखे हुए थे। नियमों के अनुसार जब तक शीर्ष 16 में से आधे अपनी अकादमी पट्टिकाओं को प्रज्वलित नहीं कर लेते, तब तक ग्रेट स्पिरिचुअल अकादमी टूर्नामेंट में फाइनल शुरू नहीं होगा। उस समय शीर्ष 8 में शामिल लोग अगले दौर में आगे बढ़ेंगे। लेकिन आमतौर पर केवल वे टीमें ही अपनी अकादमी पट्टिकाएं जलाती हैं जो अपने अंकों के प्रति आश्वस्त होती हैं। जिस क्षण वे अन्य टीमों के समन्वय के बिना अपनी अकादमी पट्टिकाएं जलाते हैं, उनके अंक तय हो जाते हैं। इस तरह वे आसानी से अन्य टीमों से आगे निकल सकते हैं। यदि वे लापरवाह रहे तो वे शीर्ष 8 से भी बाहर हो सकते हैं। इस प्रकार जब तक वे आश्वस्त नहीं होंगे, वे अपनी अकादमी पट्टिकाएं इतनी आसानी से प्रज्वलित नहीं कर पाएंगे। अब जबकि शकील ने पहल कर दी थी, क्या उसे यकीन था कि नंबर 1 के रूप में उसका स्थान अधिक था? कई टीमें आपस में ही नजरें मिला रही थीं। हालांकि उन्हें नहीं पता था कि शकील ने अचानक 50,000 अंकों की बढ़त कैसे हासिल कर ली, लेकिन ये गारंटी के तौर पर पर्याप्त नहीं था, है न? शकील क्या कर रहा है? शेन और बाकी लोगों के चेहरे पर भारी भाव थे, और जब उन्होंने ये दृश्य देखा तो उन्होंने अपने सवाल पूछे। विराट ने अपनी आंखें सिकुड़ते हुए धीरे से कहा, मुझे डर है कि आगे भी कुछ होगा। जब सपना और निकिता ने उसकी बातें सुनी तो उन्होंने भी अपनी खूबसूरत आंखें सिकोड़ लीं। वे अकादमी की पट्टिकाओं को घूर रहे थे। लगभग 10 मिनट बाद रैंक 6 जू त्यानहे, लियू किंगयून और फैंग यून की टीमें लाल हो गईं, मानो वे भी पट्टिकाओं पर जल रही हों। यह क्षेत्र पुनः हिल गया। यहाँ तक कि जू त्यानहे, लियू किंगयून और फॉन्ग यून ने भी अपनी अकादमी पट्टिकाएं प्रज्वलित कर दी थीं। अब जबकि 4 अकादमी पट्टिकाएं प्रज्वलित हो चुकी हैं, जब तक शीर्ष 16 में 4 और पट्टिकाएं जलेंगी, तब तक फाइनल शुरू हो जाएगा। ये शकील का धैर्य है, वह शायद इसी पल का इंतजार कर रहा था। जंगल में मची हलचल को सुनकर शेन और बाकी लोगों के चेहरे बदसूरत हो गए। उनके लिए न्यूमेरो यूनो तक चढ़ना आसान नहीं था, और फिर अचानक न्यूमेरो यूनो उनसे छीन लिया गया। इसके अलावा वे थोड़े उदास थे, क्योंकि उन्हें इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि शकील को अचानक 50,000 अंक कैसे मिल गए। शीर्ष 16 में ज्यादा बदलाव नहीं हुआ था, इसलिए जाहिर है कि 50,000 अंक शीर्ष 16 में से किसी के पास नहीं थे। सपना और निकिता के चेहरे ठंडे पड़ गए जब विराट ने धीरे धीरे अपनी अकादमी पट्टिका को रगड़ा। किसी को नहीं पता था कि वह अपनी काली पुतलियों में टिमटिमाती अज्ञात रोशनी से क्या सोच रहा था। एक और 2 अकादमी पट्टिकाएं जल उठीं। एक और विस्मयकारी आवाज गूंजी। शीर्ष 16 में से 2 और अकादमी पट्टिकाएं भी जल उठीं। वे 2 अकादमी पट्टिकाएं रैंक 16 और रैंक 14 की थीं। आमतौर पर वे टीमें अपनी पट्टिकाएं इतनी आसानी से नहीं जलाती, क्योंकि इससे उन्हें फाइनल में प्रवेश नहीं मिल पाता। लेकिन इस समय उनके सामने ऐसा दृश्य प्रदर्शित हुआ। समझदार आंखों वाला कोई भी व्यक्ति बता सकता था कि क्या हो रहा था। ये निश्चित रूप से शकील का काम था, अन्यथा एक ही समय में इतनी सारी टीमें अपनी अकादमी पट्टिकाएं नहीं जलाती। हर कोई बता सकता था कि विराट को शकील ने ऐसे महत्वपूर्ण समय पर धोखा दिया था। जब तक 2 और अकादमी पट्टिकाएं जलती रहेंगी, फाइनल शुरू हो जाएगा। इसके अलावा विराट और उनकी टीम के लिए 50,000 अंक प्राप्त करने का एकमात्र तरीका शीर्ष 8 में से किसी एक टीम को हराना था। हालांकि शीर्ष 8 में से शकील, जू त्यानहे, लियू किंगयून और फैंग यून अब अपने अंक नहीं बढ़ा सकते थे या उनके अंक नहीं छीने जा सकते थे। इस प्रकार उनके शेष लक्ष्य केवल निकिता, वू लिंग और वेन बुशिंग हो सकते थे। हालांकि उन 3 टीमों के विराट के साथ अच्छे संबंध थे। अगर विराट ने उन 3 टीमों में से किसी एक पर अपना लक्ष्य रखा तो उसकी प्रसिद्धि पूरी तरह से खराब हो जाएगी। शकील का ये कदम वास्तव में क्रूर था। वह कमीना। शेन ने अपने दांत भींच लिए और उसकी आवाज गुस्से से भर गई। स्पष्ट रूप से उन्होंने शकील की शातिर योजनाओं का पर्दाफाश कर दिया था। वह विराट को एक कोने में धकेलने की कोशिश कर रहा था। अब हमें क्या करना चाहिए? विकास का चेहरा काला पड़ गया जब वह बोल रहा था, और उसी समय उसकी नज़र विराट और सपना पर पड़ गई। सपना ने अपनी मुट्ठियां थोड़ी भींच लीं, लेकिन वह कुछ नहीं बोली। उसने विराट को अपनी आंखों में चिंता के भाव के साथ देखा। हालांकि विराट ऐसा लग रहा था जैसे उसने उनकी बातें नहीं सुनी हो, क्योंकि वह अभी भी अपनी अकादमी पट्टिका को देख रहा था। निकिता ने अपने बालों की एक लट को कानों तक उठाया और चुपचाप विराट को देखा। इसके बाद उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और उसकी हथेली में रोशनी से टिमटिमाती हुई अकादमी की पट्टिका थी। हमारी टीम से अंक ले लो। अगर हम उनमें से आधे भी हार जाते हैं तो भी हम शीर्ष 8 में बने रहेंगे। इसके अलावा ये अंक हमारे लिए ज्यादा मायने नहीं रखते, क्योंकि असली चैंपियन तो फाइनल में ही पैदा होगा।
शेन और बाकी लोग निकिता को घूरते रहे क्योंकि उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि निकिता अपने आधे अंक स्वेच्छा से दे देगी। उन्होंने एक दूसरे को देखा क्योंकि यह उपहार बहुत महंगा था जिसे लेने की उनकी हिम्मत नहीं थी। सपना ने अपने गुलाबी होठों को काटा और विराट को देखा। बाद वाला भी हैरान था क्योंकि उसने अपना सिर उठाया और निकिता को देखा। अरे, इस समय अनिर्णायक होना ठीक नहीं है ना? निकिता ने विराट को देखते हुए अपनी भौहें सिकोड़ ली। शायद आपको लगे कि ये अंक बहुत सम्मानजनक नहीं है, लेकिन क्या यह आपकी भी क्षमता नहीं है कि मैं आपको अपने आधे अंक स्वेच्छा से दे दूं? इसलिए यदि आप अपने तथाकथित अभिमान के कारण मुझे अस्वीकार करने जा रहे हैं तो मुझे लगेगा कि आप परिपक्व नहीं हैं, और मुझे ऐसे दोस्त रखना पसंद नहीं है। उसकी बातें सुनकर विराट ने अपनी नाक रगड़ी और वह जोर से हंसने लगा क्योंकि उसकी आंखों में छुए जाने का निशान दिखाई दे रहा था। उसके आसपास के लोग कुछ नहीं बोले, वे विराट की ओर देखते रहे, उसके फैसले का इंतजार करते रहे। जब तक वह अपना सिर हिलाता रहेगा वह एक बार फिर सेकिल से आगे निकल जाएगा। सेकिल के चेहरे पर तमाचा मारते हुए उसने न्यूमेरो यूनो को फिर से हासिल कर लिया। हालांकि सबकी निगाहों के सामने युवक के सुंदर चेहरे पर एक मुस्कान उभरी और उसने हल्के से अपना सिर हिलाया। निकिता क्रोधित हो गई क्योंकि वह अपने पैरों को जमीन पर पटकने से रोक नहीं सकी और उसने गुस्से से विराट को देखा। माफ करना, मैं अपने अभिमान के कारण आपकी बातों को नकार नहीं रहा हूं। मैं अभी भी इतना नीचे नहीं गिरा हूं कि वह कदम उठाऊं, विराट ने धीरे से कहा। निकिता ने अपनी बाहें पार की और ठंडे भाव से अपना सिर झुकाया। इस समय आपके पास अभी भी कौन सा तरीका है? शायद क्या आप एक बार फिर उन शक्तिशाली टीमों को हराने जा रहे हैं? यदि विराट ने कोई भी मामूली इरादा दिखाया तो शीर्ष 16 में शामिल लोग तुरंत अपनी अकादमी पट्टिकाओं को जला देंगे। उसकी प्रतिक्रिया देखकर विराट ने असहाय होकर मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मुझे लगता है कि मैं जानता हूं कि सेकिल को उसके अंक कहां से मिले। सपना और बाकी लोग उसकी ओर देखने लगे, यहां तक कि निकिता भी। उन्होंने बहुत सारे पॉइंट्स को स्टोव में रखने के लिए प्रलोभन और धमकी भरे तरीकों का इस्तेमाल किया। विराट ने हल्के से कहा, स्टोव में रखे गए पॉइंट्स आखिरी समय में सेकिल को बहुत सारे पॉइंट्स दे सकते थे। हालांकि उसने इस पूरे समय इसे बहुत गहराई से छिपाया था और कभी भी इसका खुलासा नहीं किया। तथाकथित भंडारण पशुओं को पालने जैसा ही था, जिसमें उन्हें मोटा होते ही काट दिया जाता था। हालांकि इसमें मांस नहीं काटा जाता था बल्कि बिंदु काटे जाते थे। भंडारण। सपना और बाकी लोगों की आंखें थोड़ी बदल गईं। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि सेकिल इस तरह के अपमानजनक तरीके का सहारा लेगा। ग्रेट स्पिरिचुअल एकेडमी टूर्नामेंट में स्टोरेज रखना आसान नहीं था। अगर ये थोड़ी मात्रा में होता तो इसका कोई मतलब नहीं था और इससे आसानी से पलटवार भी हो सकता था। जिस क्षण सैकड़ों टीमें वापस लड़ने लगीं, कोई भी इसका सामना नहीं कर सकता था। तुम्हें इसके बारे में कैसे पता चला? निकिता ने हैरानी से पूछा। अगर सेकिल ने ऐसे तरीके अपनाए थे तो उसे खुद को इतना छिपाना चाहिए था कि वह इसे प्रकट न कर सके। क्योंकि मैं उसे बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, चाहे वह कुछ भी करे, वह एक बैकअप योजना जरूर छोड़ेगा। इसलिए मैंने किसी को गुप्त रूप से जांच करने के लिए कहा और सौभाग्य से जांच के नतीजे सामने आए। विराट ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, भले ही आपको पता हो कि उसने ऐसे तरीके अपनाए थे। अभी शेन ने असहाय स्वर में कहा, मौजूदा स्थिति में वापसी करना आसान काम नहीं था। तुमने भी अपनी तैयारी कर ली है ना? सपना की क्रिस्टल आंखें चुपचाप विराट को देख रही थीं। बहुत ज्यादा, विराट ने आत्मविश्वास से मुस्कुराया। इसके बाद उसने अपनी उंगलियां हिलाईं, जैसे आध्यात्मिक ऊर्जा का एक स्तंभ आसमान की ओर उड़ रहा था और उसमें से एक बहुत बड़ी चमक निकल रही थी। इस क्षेत्र में हर कोई उसे आश्चर्य से देख रहा था। माहौल अभी भी शांत था, लेकिन करीब 10 मिनट बाद शांति भंग हो गई। क्षितिज पर बड़ी मात्रा में रोशनी की लकीरें देखकर सभी ने अपना सिर ऊपर उठाया। वाह वाह! अंततः आकाश में प्रकाश की किरणें रुक गईं क्योंकि सैकड़ों टीमें वहां एकत्रित हो गईं। उन टीमों को देखकर जो लोग तेज थे, उन्हें कुछ असामान्य महसूस हुआ और उनके दिलों में आश्चर्य की लहर दौड़ गई। वे सदमे से अभिभूत होकर विराट की ओर देखने लगे। टीमों के बीच से एक व्यक्ति बाहर आया जो असाधारण रूप से परिचित लग रहा था। वह उजाड़ आध्यात्मिक अकादमी का कप्तान था जिसे एक बार विराट ने बचाया था, लिन जुओ। हाँ, भाई विराट, यहाँ इकट्ठी हुई सभी टीमों को आपने अतीत में बचाया था। अब हमारा समय है कि हम उस एहसान को चुकाएं। लिन जुओ ने विराट की ओर अपने हाथ बढ़ाए और उसकी हंसी आसमान में गरजने लगी, जिससे अनगिनत लोग चौंककर उसकी ओर देखने लगे। कौन उम्मीद कर सकता था कि जब सेकिल के पास ऐसी बैकअप योजना थी तो विराट के पास भी अपनी एक योजना होगी। अध्याय 597 अंतिम परिणाम। 100 से ज्यादा टीमें आसमान में शान से खड़ी थीं। उनकी कतार ने इस क्षेत्र में मौजूद हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींचा था, साथ ही उनकी आंखों में अथाह आश्चर्य भी था। शेन, विकास और टीम के बाकी सदस्य, जिनमें सपना और निकिता भी शामिल थे, लिन जुओ के समूह की अचानक उपस्थिति को अपनी आंखों में आश्चर्य के साथ देख रहे थे। जाहिर है, यह उनकी उम्मीदों से परे था। क्या हो रहा है?
निकिता ने अनायास ही विराट को देखते हुए पूछा। शकील का अपना तरीका था और इसलिए मैंने भी अपनी तैयारी की। विराट ने हल्के से मुस्कुराते हुए लिन जो के समूह को देखा और आगे कहा, और ये वो तैयारियां हैं जो मैंने की हैं। आपने एक भंडारण भी बनाया है। शेन ने आश्चर्य से कहा। इन टीमों का मुझ पर एहसान था। उसके बाद मैंने लिन जो से संपर्क किया और अन्य टीमों से संपर्क करने के लिए कहा, इस उम्मीद के साथ कि अगर कोई अचानक बदलाव होता है तो वे मेरी मदद कर सकते हैं। विराट ने नर्म आवाज में कहा, लेकिन स्वाभाविक रूप से अगर शकील ने किसी भी अपमानजनक तरीके का सहारा नहीं लिया तो वे भी खुद को नहीं दिखाएंगे। शेन और टीम ने एक दूसरे को देखा और अपने होठों को चटकारे लेने से नहीं रोक पाए। वे अजीब निगाहों से विराट को देख रहे थे क्योंकि इन बेहतरीन तैयारियों ने उन्हें पूरी तरह से चकित कर दिया था। मुझे उन नज़रों से मत देखो। मैंने शकील के साथ कई बार लड़ाई की है, इसलिए मुझे उसके तरीकों की समझ है। आध्यात्मिक मार्ग में मैं एक बार उसके द्वारा धोखा खा चुका हूँ। हालांकि मैं तैयार था, लेकिन मैं दूसरी बार उसके द्वारा धोखा नहीं खाऊंगा। विराट मुस्कुराया, लेकिन भले ही उन टीमों का आप पर कोई एहसान हो, लेकिन उनके लिए आपको अपने अंक देना इतना आसान नहीं होगा, है ना? सपना की स्पष्ट पुतलियों ने विराट की ओर देखा। हालांकि केवल शीर्ष 8 में शामिल टीमें ही अगले दौर में पहुंचती जबकि बाकी टीमें बाहर हो जाती, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि उन टीमों के लिए उन अंकों का कोई उपयोग नहीं था। अगर ग्रेट स्पिरिचुअल एकेडमी टूर्नामेंट में उनके अंक बहुत कम थे तो जिस एकेडमी का वे प्रतिनिधित्व करते हैं उसे अगले टूर्नामेंट से बाहर कर दिया जाता। विराट ने बोलते हुए अपना सिर हिलाया, तो मैंने उन्हें प्रति टीम 5 बूंद सॉवरेन स्पिरिचुअल लिक्विड देने का वादा किया। सपना और निकिता को विराट की बातों से समझ में आ गया कि क्या हो रहा है, क्योंकि उन्होंने उसे अजीब नज़रों से देखा। पता चला कि एक महत्वपूर्ण शर्त थी। आखिरकार संप्रभु आध्यात्मिक द्रव उनकी वर्तमान साधना में कोई साधारण वस्तु नहीं थी। इस प्रकार ये बहुत आश्चर्य की बात नहीं थी कि वे टीमें संप्रभु आध्यात्मिक द्रव के लिए विराट की मदद करने के लिए तैयार थीं, जिसमें उनका एहसान भी शामिल था। तुम इतना सारा सॉवरेन स्पिरिचुअल लिक्विड कैसे प्राप्त करोगे? सपना ने संदेह से पूछा। जब वे छिपे हुए आध्यात्मिक प्रांगण में थे तब उन्हें इतना सॉवरेन स्पिरिचुअल लिक्विड प्राप्त नहीं हुआ था। क्या ये संभव है कि आप आध्यात्मिक संघनक कटोरे की सील खोल सकें? विराट ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। चूंकि मैं मजबूत हो गया हूं, इसलिए मैंने कुछ तरीकों का इस्तेमाल करने की कोशिश की। हालांकि मैं आध्यात्मिक संघनक कटोरे को पूरी तरह से खोलने में सक्षम नहीं था, लेकिन मैं एक छोटी सी दरार खोलने में कामयाब रहा। उस दरार के माध्यम से मैं सॉवरेन आध्यात्मिक तरल की 800 से अधिक बूंदें प्राप्त करने में सक्षम था। सपना ने विराट के उत्तर पर अपना सिर हिलाया। कोई आश्चर्य नहीं कि विराट इतना उदार हो सकता है, इसलिए यह पता चला कि उसने भारी मात्रा में सॉवरेन स्पिरिचुअल लिक्विड प्राप्त किया था। ये बहुत अमीर है। शेन, विकास और बाकी लोगों ने अपने होंठ चटकाए। एक साधारण व्यक्ति निश्चित रूप से सॉवरेन स्पिरिचुअल लिक्विड की 500 बूंदें इतनी आसानी से नहीं दे सकता। सॉवरेन स्पिरिचुअल लिक्विड सॉवरेन विशेषज्ञों के लिए भी महत्वपूर्ण था, उन लोगों का तो कहना ही क्या जो उनके स्तर के आसपास थे और जो अभी तक सॉवरेन दायरे के संपर्क में नहीं आए थे। मैं भी ऐसा नहीं करना चाहता। विराट ने आह भरते हुए मुंह से हवा बाहर निकाली। सॉवरेन स्पिरिचुअल लिक्विड की 500 बूंदें कोई छोटी रकम नहीं थी। भले ही विराट के पास स्पिरिचुअल कंडेंसिंग बाउल था, लेकिन इस फैसले से उसका दिल दुखा। लेकिन इसके अलावा उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। वह जानता था कि शकील धूर्त है, इसलिए चीज़ों को नियंत्रण में रखने के लिए उसे असामान्य तरीकों का भी सहारा लेना पड़ा। वास्तव में आपने पहले ही अपनी तैयारी कर ली है। ऐसा लगता है कि मैंने व्यर्थ में एहसान किया। निकिता की पतली आंखें विराट को घूर रही थीं और विराट ने जो कहा था उसे समझने के बाद उसने अपने होंठ एक तरफ कर दिए। वह पहले भी काफी चिंतित थी, लेकिन कौन उम्मीद कर सकता था कि एक पल में विराट ने पहले से ही प्रतिकूल स्थिति को पलट दिया था। हालांकि बाद वाले ने हमेशा एक सतर्क मानसिकता बनाए रखी थी, वह भी थोड़ा चौंक गई थी या यहाँ तक कि उसकी प्रशंसा भी की थी। हालांकि उसके अभिमानी चरित्र ने उसे दुखी महसूस कराया। आखिरकार उसके चरित्र के साथ उसके लिए उन शब्दों को पहले कहना बेहद दुर्लभ था। लेकिन कौन सोच सकता था कि अंत में वह इस स्थिति के बारे में बहुत सोच रही थी। विराट ने निकिता के आकर्षक चेहरे को बहुत देर तक देखा, फिर गंभीर स्वर में बोला, हालांकि शकील को काबू में रखने के लिए मेरे तरीके सही थे, लेकिन ये बहुत सम्मानजनक भी नहीं है, इसलिए मैंने इसके बारे में बात नहीं की। इसके अलावा इसके लिए धन्यवाद निकिता। विराट की नज़र निकिता के चेहरे पर रुक गई। ये देखकर कि निकिता उसे देखते समय एक गंभीर नज़र से देख रही थी, उसका चेहरा थोड़ा लाल हो गया, लेकिन उसने एक मजबूत दिखावा करना जारी रखा और जवाब दिया, मैं तुम्हारे इतने करीब नहीं हूँ, तुम मुझे क्या कह रहे हो? तुम्हें बस सपना को ये मामले समझाने की ज़रूरत है, इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। अगर तुम मुझे बचाने के लिए उस समय लंबी दूरी तय नहीं करते और शकील के लिए मेरी नफरत के अलावा मैं तुम्हारे मामलों में खुद को परेशान नहीं करती। सपना ने अपने होठों को दबाया और बगल से मुस्कुराए।
विराट भी मुस्कुराया क्योंकि वह जानता था कि निकिता कितना घमंडी थी, इसलिए उसने आगे कुछ नहीं कहा और अपनी नज़र लिन जो के समूह पर घुमा ली। उसने अपने हाथों को कप के आकार में मोड़ते हुए कहा, कैप्टन लिन जो, मैं इसके लिए अपना आभार व्यक्त करता हूँ। हाँ हाँ भाई विराट, आप किस बारे में बात कर रहे हैं? हम सभी ने आपसे उपकार प्राप्त किया है और स्वाभाविक रूप से हम आपके द्वारा हमें दिए गए उपकार का बदला चुकाएंगे। लिन जो ने हाथ हिलाते हुए ठहाका लगाया। विभिन्न टीमों के 100 से अधिक अन्य कप्तानों ने अपनी अकादमी पट्टिकाएं निकाली, क्योंकि उनकी पट्टिकाएं रोशनी से टिमटिमा रही थीं, जो उड़ते हुए प्रकाश की लकीरों में बदल गईं। विराट ने अकादमी पट्टिका को अपने हाथ में उठाया और प्रकाश की किरणें उसकी ओर आने वाली सभी रोशनियों को अवशोषित कर लिया। जैसे ही रोशनी अवशोषित हुई, विराट के हाथ में अकादमी की पट्टिका चमक उठी। इसके साथ ही उसके अंक भयानक गति से ऊपर उठ रहे थे। 1,80,000, 2 लाख, 2,30,000, 2,60,000, 2,60,000 अंक तक पहुंचने के बाद अंततः इसकी गति धीमी हो गई और लाल रंग के अंकों ने इस क्षेत्र की प्रत्येक टीम को तुरंत ठंडी हवा में सांस लेने पर मजबूर कर दिया। विराट की टीम के अंक लगभग 1 लाख बढ़ गए थे। जब विराट के अंक बढ़े तो विराट के नेतृत्व वाली टीम भी आगे बढ़ गई, शकील को पीछे छोड़ दिया और नंबर 1 पर मजबूती से खड़ी हो गई। आधे घंटे से भी कम समय में न्यूमेरो यूनो रैंकिंग ने अपना मालिक फिर से बदल दिया। विराट ने अपने अंकों में भारी वृद्धि को एक हल्की मुस्कान के साथ देखा। इसके बाद उसने लिन जो के समूह की ओर अपने हाथों को मोड़ा और अपना हाथ लहराया। उसकी आस्तीन से लिन जो के समूह की दिशा में प्रकाश की 100 से अधिक धारियां उड़ीं। लिन जो की टीम को पता था कि विराट की हरकत का क्या मतलब है, क्योंकि उन्होंने अपने हाथों से प्रकाश की एक किरण पकड़ी। प्रकाश की किरणें जगमगाती और पारदर्शी जेड बोतलों में बदल गईं। उन जेड बोतलों के अंदर जगमगाती सॉवरेन स्पिरिचुअल लिक्विड की 5 बूंदें घूम रही थीं, जो एक ही समय में आश्चर्यजनक आध्यात्मिक ऊर्जा उतार चढ़ाव उत्सर्जित कर रही थीं। जेड बोतल में मौजूद सॉवरेन स्पिरिचुअल लिक्विड को देखकर लिन जो के समूह की आंखें अप्रतिम उत्साह से भर उठीं। इसके तुरंत बाद सभी ने विराट की ओर अपने हाथों को मोड़कर आभार व्यक्त किया। इस क्षेत्र की कई टीमें विराट को उलझन भरी निगाहों से देख रही थीं। कौन सोच सकता था कि उस युवा की मुस्कुराहट के नीचे निराशाजनक स्थिति बदल गई होगी। कितना भयानक, एक हल्की आह गूंजी। इस तरह की स्थिति में कोई भी विराट के तरीकों की आलोचना नहीं करेगा। आखिरकार वे अच्छी तरह से जानते थे कि जिस तरह से शकील ने अपने अंक प्राप्त किए थे वह भी सम्मानजनक नहीं था। विराट ने बस शकील को उसकी ही दवा का स्वाद चखाया था। विराट और शकील दोनों ही राक्षसी चरित्र हैं। कौन जानता है कि फाइनल में जब वे एक दूसरे के खिलाफ होंगे तो उनकी लड़ाई कितनी तीव्र होगी। पहाड़ की चोटी पर विराट की नज़र शेन और बाकी पार्टी पर पड़ी जब उन्होंने गंभीरता से कहा, फाइनल जल्द ही शुरू होगा और मुझे उम्मीद है कि हमारी उत्तरी स्वर्ग आध्यात्मिक अकादमी की 2 टीमों को फाइनल में भाग लेने के लिए पुनर्गठित किया जा सकता है। हम आपके निर्देशों का पालन करेंगे। शेन, विकास, पवन, चमन और बाकी लोगों ने भारी भाव के साथ अपने सिर हिलाए। मैं शेन, विकास और सुषमा को अपनी टीम में शामिल करके 2 टीमों को पुनर्गठित करने की योजना बना रहा हूं। विराट ने चमन, योगी और समूह के बाकी सदस्यों को देखा। शेन, विकास और सुषमा उसके और सपना के अलावा सबसे मजबूत थे। इस प्रकार यदि वे अपनी टीम को पुनर्गठित कर सकते हैं तो यह स्वाभाविक रूप से एक शक्तिशाली गठन बन जाएगा। मेरे पास एक अनुरोध के अलावा कोई राय नहीं है। चमन, योगी, मूफेग्यांग और अन्य लोगों ने मुस्कुराते हुए एक दूसरे को देखा। वे इस मामले से परेशान नहीं थे क्योंकि वे उत्तरी स्वर्ग आध्यात्मिक अकादमी की जीत के महत्व को समझते थे। यह क्या है, हमारे लिए शकील को हराओ, चमन के समूह ने भारी आवाज में कहा। इसे मुझ पर छोड़ दो। विराट ने मुस्कुराते हुए अपना हाथ आगे बढ़ाया। सपना ने भी अपना पतला हाथ आगे बढ़ाया और उसे विराट के ऊपर रख दिया। सुषमा, शेन, विकास भी उसके पीछे पीछे आए और उनकी आंखों में लड़ने का इरादा जगमगा रहा था। हमारे नॉर्दर्न हेवन स्पिरिचुअल एकेडमी के सीनियर्स और जूनियर्स हमारा इंतजार कर रहे हैं, हम उन्हें निराश नहीं होने दे सकते। विराट ने अपना दूसरा हाथ अकादमी पट्टिका पर रखा और निकिता की ओर देखा। निकिता, क्या तुम तैयार हो? निकिता भी अपनी अकादमी पट्टिका को पकड़े हुए थी और उसने विराट की ओर अपनी भौहें ऊपर उठाए और हंसी से कहा, अगर हम बदकिस्मत रहे और फाइनल में एक दूसरे से भिड़े तो मुझे कोई नरमी न बरतने के लिए दोष मत देना। हमारा सहयोग यहीं खत्म हो जाता है। वैसे ही विराट हंसा क्योंकि उसकी काली पुतलियां उत्साह से भर उठीं। विराट के हाथ में रखी अकादमी पट्टिका लाल हो गई तथा एक ज्वाला निकली जिसने उसकी अकादमी पट्टिका को भी अपने में समाहित कर लिया। उसी समय निकिता ने भी अपनी आग जला ली थी। इस क्षेत्र की हर एक टीम इस दृश्य को जटिल भावों के साथ देख रही थी। शीर्ष 16 में से 8 ने अपनी अकादमी पट्टिकाएं जलाई थीं, जिसका अर्थ था कि लगभग आधे साल तक चलने वाला ये टूर्नामेंट आखिरकार समाप्त हो गया था। अब आगे निर्णायक लड़ाई होगी जिस पर सभी का ध्यान केंद्रित होगा। वाह, जब विराट और निकिता के हाथों में अकादमी पट्टिकाएं चमक उठीं तो इस टूर्नामेंट में प्रत्येक अकादमी पट्टिका भी जल उठी
और प्रकाश के दीप्तिमान स्तंभों में बदल गई तथा अपने अंदर की टीमों को अपने में समाहित कर लिया। प्रकाश के अनगिनत स्तंभ क्षितिज पर उभरे हुए थे। इस क्षण संपूर्ण आकाश और पृथ्वी में युद्ध की भावना व्याप्त हो गई।